Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to another video from our side, from DD Institute regarding CSEET. ठीक है, आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले? आज हम टॉपिक पढ़ने वाले एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 क्यों? क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग इज अ वाइड अम्ब्रेला, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें और काफी सारे अलग अलग तरीके हैं जो आपका इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है. बट सब कुछ एक इसमें नहीं हो सकता, बिकॉज यस, two different topics have to be taught in two different videos. So today we are going to cover just one part of analytical reasoning. ठीक है, अब that one part is also divided into two sub parts. First is let's say your matrix arrangement and second will be your grouping. Matrix arrangement में क्या होता है? Just for another example, थोड़ा बहुत हमने अरेंजमेंट में देखा होगा, लीनियर अरेंजमेंट में हमने डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में वीडियो में देखा होगा. तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर है, बस पैटर्न ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, सो क्या होता है इसमें? लेट्स से देयर आर 5 बॉयज, ए बी सी डी ई, 5 बॉयज है, देयर आर ए बी सी डी ई. ठीक है, इनको ना आईपीएल अब तो शुरू होने वाला है, तो 5 लोगों को अलग अलग आईपीएल टीम पसंद है. किसी को मुंबई इंडियन पसंद है, किसी को रॉयल राजस्थान पसंद है, किसी को सीएसके अच्छा लगता है, किसी को आरसीबी अच्छा लगता है, और लेट्स से किसी को किंग्स 11 पंजाब अच्छा लगता है. ठीक है, अब हर एक को एक एक अलग अलग टीम पसंद है. ओके, इनके बाद इनका कुछ फेवरेट कलर भी है, तो रेड, ब्लू, पर्पल, ब्लैक और व्हाइट, ये इन पांचों लड़कों के अलग अलग फेवरेट कलर है. इसके अलावा ये 5 अलग अलग कंट्रीज में घूम के आए हैं, तो कोई यूएसए जाके आया है, कोई जर्मनी जाके आया है, कोई कनाडा गया था, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, और लेट्स से कोई साउथ अफ्रीका गया था. अब कौन कहाँ गया है हमें नहीं पता, और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, जैसे जिसको रॉयल राजस्थान पसंद है वो जर्मनी गया था, एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, ई जो है, ई उसको ब्लू कलर अच्छा लगता है, पर वो साउथ अफ्रीका कभी गया ही नहीं जीवन में, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, सो हमें बस इस टाइप के इंफॉर्मेशन को अच्छे से पुट फॉरवर्ड करना है, सो दैट वी नो इन दी एंड. अपना इसमें एम क्या होता है? हमारा गोल होता है कि कौन से लड़के को इस वाले क्वेश्चन में कौन सी आईपीएल टीम पसंद है, उसका फेवरेट कलर क्या है, और वो कौन सी कंट्री घूम के आया है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मतलब क्या? लेट्स से देयर आर 5 गर्ल्स, पी क्यू आर एस टी. ठीक है, ये 5 लड़कियों को मूवीज देखने जाना है. ठीक है, ओके, पर इनकी कुछ शर्तें हैं. ठीक है, क्या शर्तें हैं? लेट्स से पी बोलती है कि अगर एस आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, होगा कुछ इनके बीच में आपस में. ठीक है, दूसरी क्यू बोलती है अगर टी आने वाली है तो ही मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी. तो भाई हाँ, अच्छी दोस्ती है इनके बीच में. तो वो इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर क्यू आर टी आता है तो चौथा कौन होगा. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा. अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि हाँ, कुछ उस हिसाब से हमें टीम्स बनानी होगी, ग्रुप्स बनाना होगा, हमें आगे भेजना होगा. राइट, सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी बिगिन, हमें एक और चीज ध्यान में मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, वो ये है, फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग. आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन. देखो, इसमें कोई थियरी नहीं चाहिए. क्या थियरी चाहिए? लॉजिक लगाना है. भाई ए को किंग्स 11 पंजाब अच्छा लगता है, तो ए के बाजू में किंग्स 11 पंजाब लिख दो, बात खत्म. ठीक है, किसी को नहीं अच्छा लगता तो बाजू में क्रॉस लिख दो. सो यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा थियरी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? यू नीड कॉमन सेंस. ठीक है, सो ट्राई करो, ऐसा मेरी एडवाइस होगी. ट्राई फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आई विल से 15 मिनट्स मैक्सिमम ट्राई करो. हर एक क्वेश्चन को 15 मिनट मैक्सिमम दे दो. 15 मिनट में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं. ठीक है, नहीं आता ना तो कोई टेंशन नहीं. देखो, आपने अगर इस चीज को पहले कभी सॉल्व नहीं किया तो हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नहीं आ सकता. तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सॉल्यूशन देख लो, वहां से आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेगी, कुछ हिंट मिलेगी, और आपको एक तरीका मिलेगा इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, अब अगर एक बार आपको तरीका मिल जाता है तो आपकी लाइफ काफी सिंपल हो जाती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो 15 मिनट्स
इज मैक्सिमम दैट आई वुड वांट यू टू वर्क ऑन इट. 15 मिनट मैक्सिमम आप इस वाले क्वेश्चंस पे देना सोचो. और फिर देखो, हो सकता है 15 मिनट में आपको इसके 5 में से 3 भी आ जाए तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा, 15 मिनट हो गए और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर रुक जाना और मेरा सॉल्यूशन वीडियो को कंटिन्यू करना देखना है. ठीक है. चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पॉज हाउस है. आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है, तो चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया और आपके 5 आंसर आ गए, बढ़िया, फैंटास्टिक. 5 नहीं आए, 3 आए, कोई दिक्कत नहीं. 1 आया, कोई दिक्कत नहीं. 1 भी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व. राइट. अच्छा, आपके आंसर आ गए हैं तो एक बार मेरे से टैली कर लेना. ऐसा ना हो कि आपका आंसर कहीं पे गलत आया हो, या शायद मेथड गलत था, पर हाँ, आंसर तो सही है. ऐसा हो सकता है, गलती से गलती करके सही हो सकता है. ठीक है. रीजनिंग में तो ये खास हो सकता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि आंसर तो सही आ गया, पर मैंने वो सारे केसेस नहीं लेने थे जो मुझे लेने चाहिए थे. ठीक है. दैट इज द क्रक्स ऑफ रीजनिंग. यू हैव टू लुक एट ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड देन एलिमिनेट द रॉन्ग वंस. सर, वो मैं एलिमिनेट करना ही भूल गई या भूल गया, पर मेरा आंसर सही आ गया. ये तरीका ना कभी कभी सही हो जाता है व्हेन यू आर लकी डे. बट व्हाट इफ यू रन आउट ऑफ लक? जिस दिन आपका नसीब साथ नहीं होता, ठीक है, वो पांदड़ू आ जाता है नसीब के आगे, तो प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. सो इसके लिए जरूरी है कि नसीब पे डिपेंडेंट ना रहे और हम अपने आप पे डिपेंडेंट रहे. इसका मतलब हम सारे पॉसिबिलिटीज चेक करें. ठीक है. चलो, बढ़िया. तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो चलो, 5 पॉज करो પડશે ભાઈ. શિટ યાર, આ શું છે? આ કેમ આમ પ્રોબ્લેમ થાય છે ક્યારનો? ક્યાંથી કન્ટિન્યુ કરવું પડશે ખબર ને? ભલે, જેમ તને ઠીક લાગે. આ ગર્લ્સ તો કરેલું મેં. મને કઈ જ વાંધો નથી, પણ ઓવરલેપ કરવું પડશે થોડું, એમ કહું છું. આપણે જ્યાંથી હમણાં વિડીયોની વાત કરી ને કે ચલો, અગર આપણે પોઝ, જ્યાંથી હમણાં સેકન્ડ પાર્ટ ચાલુ કર્યો ને ત્યાં. હા, બસ. केजे लोन चालू करो. चलिए, तो अगर आपने अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कर लिया है, वीडियो रिज्यूम कर लिया, बढ़िया, बहुत बात है. चलो, 5 क्वेश्चंस है. अगर आपको 5 के आंसर आ गए, वेरी गुड. 3 आ गए, वेरी गुड. 1 आया, मैं बोलता हूँ फिर भी वेरी गुड. अच्छा, 1 भी नहीं है ना, तो भी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, आपने ट्राई मारा है. राइट. सी अंडरस्टैंड, आप शायद पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि आपसे आंसर नहीं बना. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, दूसरी बात, आपके 5 आंसर आ गए, पर हो सकता है कुछ इसमें से गलत हो. हाँ. अच्छा, हो सकता है सही थे, पर आपका तरीका शायद गलत था. देखो, गलती करके गलती भी कभी कभी सही हो जाता है. मैं रिपीट करता हूँ, गलती से गलती करके भी आंसर सही आ सकता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि चलेगा. नहीं, ये जरा भी नहीं चलेगा. सी, इफ इट्स योर लकी डे ना, तो चलेगा. बट व्हाट इफ यू रन आउट ऑफ लक? अगर आपका नसीब आपका साथ नहीं देता ना, उस दिन आपके सारे गलत हो जाएंगे. राइट. सो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो नसीब के आगे पांदड़े पे वेट नहीं करते. हम ये देखते हैं कि हम अपने पे भरोसा करते हैं. ठीक है. वी ऑलवेज ट्रस्ट आवरसेल्व्स rather than our luck. So in that case, it is important to follow strategies and methods, right? If method is right, then you don't need a lot of luck to solve any of the competitive exams, right? So चलो, कोई टेंशन नहीं है. So इसलिए मैं बता रहा हूं, देखो, रीजनिंग में ये भी होता है कि आपने सॉल्व तो कर दिया, पर नसीब भी नहीं था, आपका आंसर भी आ गया, पर आप एक केस कंसिडर करना भूल गए. उससे शायद आज फर्क नहीं पड़ा, पर आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है. That's why it is very important. Reasoning में you take all the possibilities and then eliminate the wrong ones. Only then you are absolutely 100% sure to solve all the questions. ठीक है. चलो, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है 5 गर्ल्स, जीनल, मीनल, पीनल, बीनल, हीनल. अब यहाँ पे ध्यान दो यार, ये नाम जो है ना, जानबूझ के ऐसे कंफ्यूजिंग नाम रखे हैं, राइट, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड. इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. अब ये जीनल मीनल के बदले यहाँ पे लेट्स से रमेश, सुरेश, महेश, परेश, राजेश रखा होता, क्या फर्क पड़ता?
कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन, मैथ्यू, टॉम, डिक, हैरी रखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो प्लीज डोंट गेट स्टक, आप ये नाम के कंफ्यूजन में स्टक मत हो जाना। अरे ऐसा भी हो सकता है अलीना, अलीसिया, अलीफिया, अलीमिया एंड व्हाटएवर, ठीक है, जो भी। तो ऐसे टाइप के नाम भी रख सकते हैं जहां पे नाम ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चिंता मत करो, ये नाम के बदले कुछ ABCD होता ना तो भी आंसर सेम ही बनता, राइट। तो गलत चीज में मत फंसो, लॉजिक पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सो ओके, 5 गर्ल्स, जीनल, मीनल, पीनल, बीनल, हीनल, दे गो टू इनल स्कूल। सी अगेन नेम्स फनी रखने की कोशिश की, थोड़ा कंफ्यूजिंग रखने की कोशिश की, ठीक। विच हैज 5 फ्लोर्स, ग्राउंड 1 2 3, मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि 5 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, ठीक है। इन द इनल स्कूल ऑन एवरी फ्लोर गर्ल्स हैव अ डिफरेंट कलर्ड यूनिफॉर्म। अच्छा, तो इनके यूनिफॉर्म के कलर अलग अलग, कलर्स ऑफ यूनिफॉर्म आर व्हाइट, ब्लू, ग्रे, ग्रीन एंड मरून। तो ये 5 कलर हमें दिए गए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो सबसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उसको पहले पिक करनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है पता है, ठीक है, जो हाईलाइट किया है वो नहीं। सबसे पहली डेफिनेट इंफॉर्मेशन है फ्लोर्स। देखो फ्लोर कभी चेंज नहीं हो सकते, ग्राउंड ग्राउंड ही रहने वाला है, ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पक्का रहेगा, ठीक है। योर नेम्स कैन चेंज, मतलब इट कैन बी पॉसिबल दैट बीनल इज ऑन सेकंड फ्लोर, मीनल इज ऑन थर्ड फ्लोर, और मीनल इज ऑन सेकंड फ्लोर, बीनल इज ऑन थर्ड फ्लोर, ये सब बदलेगा, पर यार थर्ड फ्लोर कभी नहीं बदल सकता। सो दैट बिकम्स माय प्राइमरी पिलर टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अरेंजमेंट के लिए एक पिलर बनाता हूं यूजिंग द फ्लोर्स। इसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन ये है कि बीनल जो है वो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहनती है। तो भाई अगर बीनल नेम के अंडर लिखता हूं मैं, ठीक है, और उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। अब ऑब्वियसली बात है, बीनल जो कि टॉप फ्लोर में है, तो टॉप फ्लोर क्या हो जाएगा आपका, फ्लोर नंबर 4 हो जाएगा टॉप फ्लोर, ठीक है। अब बीनल व्हाइट पहनेगी तो उस फ्लोर की सारी लड़कियां व्हाइट ही पहनती होगी, ये तो लॉजिक की बात है, राइट। सो यहां से मुझे ये पता चलता है कि टॉप फ्लोर की सारी लड़कियां व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहनती है, ओके। ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो पीनल फ्लोर इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रीन यूनिफॉर्म। मतलब पीनल करके जो लड़की है, ठीक है, पीनल, पी है, वो एग्जैक्टली उस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में पड़ती है, ठीक है। अबव इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रीन यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब हो पता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, मैं अगले 2 मिनट के लिए जो बोलने वाला हूं ये आपको सोचने की बहुत सारे तरीके देगा। व्हेन आई से पीनल फ्लोर इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रीन यूनिफॉर्म, सबसे पहले इसका मतलब है कि पीनल का ग्रीन कलर नहीं हो सकता, पीनल का ग्रीन कलर नहीं हो सकता। अच्छा, इसका यह भी मतलब है कि पीनल ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ सकती। अब ये ना बोलने के बाद समझ में आता है, हाँ बात तो सही है, पर ये हमें शायद इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होता। आई विल रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, पीनल पीनल कांट बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, सी शी इज अबव सम फ्लोर, तो एटलीस्ट एक फ्लोर के ऊपर तो होगी वो, तो वो डेफिनेटली ग्राउंड फ्लोर नहीं हो सकता। सेम वे अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट पे ध्यान दो तो मैं ये भी बोलूंगा कि ग्रीन कलर आपका टॉप फ्लोर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीन के ऊपर बीनल है, पीनल है, ग्रीन के ऊपर पीनल है, ठीक है। तो ग्रीन आपका डेफिनेटली टॉप फ्लोर नहीं हो सकता। पर फिर तो मैं देखता हूं टॉप फ्लोर तो ऑलरेडी व्हाइट ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब जो ग्रीन है ना वो टॉप तो छोड़ो, वो थर्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रीन आपका सेकंड हो सकता है, तो पीनल विल कम हियर, पता चल रहा है, या तो फिर पीनल कम्स हियर एंड ग्रीन कम्स हियर, या तो फिर पीनल कम्स हियर एंड ग्रीन कम्स हियर, बस ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 पे ध्यान देता हूं तो सिर्फ 3 केसेस बनेंगे, पर मैं अभी के अभी केस नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं पॉइंट नंबर 5 पे भी ध्यान देता हूं। पॉइंट नंबर 5 मुझे कहता है कि द फ्लोर ऑन विच, सो हम ऑलरेडी जानते हैं एक पीनल और पीनल के नीचे एग्जैक्टली ग्रीन है, द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ब्लू यूनिफॉर्म इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच गर्ल्स वेयर ग्रे यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस फ्लोर पे ब्लू कपड़े पहने जाते हैं
वो एग्जैक्टली ग्रे के ऊपर है, ठीक है। अब ये देखो पीनल ब्लू भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पीनल ब्लू होती तो ग्रीन और ग्रे सेम फ्लोर पे आ जाते, राइट। अच्छा, ग्रीन और ब्लू सेम फ्लोर तो हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब, अगर मैं दो स्टेटमेंट को क्लब करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है, जिसमें से एक केस मैं बनाना चाहता हूं, वो ये है पीनल एंड ग्रीन और उनके बराबर नीचे ब्लू ग्रे आ जाएगा। ओवरलैप तो कोई भी हो ही नहीं सकता, एक फ्लोर पे सारी लड़कियां एक ही टाइप के कपड़े पहनती हैं। तो ये बनता है मेरा केस नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैंने दो स्टेटमेंट को यूज किया मेरे फायदे के लिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो पीनल है वो बराबर ग्रीन के ऊपर आती है और ब्लू जो है वो ग्रे के बराबर ऊपर आता है। तो ऑटोमेटिकली 4 अलग अलग मुझे मिल रहे हैं पहले केस में, ठीक है। पर मुझे एज अ कपल इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मतलब क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो है ये कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रे ब्लू ऊपर आता है और पीनल और ग्रीन नीचे आता है, ठीक है। ग्रे ब्लू ऊपर आता है और पीनल और ग्रीन नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ये कपल ऊपर था और ये कपल, इसको कपल्स मान लो आप फिलहाल, ये कपल नीचे था। उल्टा भी हो सकता है कि ये कपल ऊपर आ गया और ये कपल नीचे आ गया। अच्छा, वैसे एक और केस भी बन सकता है जो कि कुछ ऐसा होगा 4 3 2 1 ग्राउंड, आई नो बीनल इज हियर, white is here, ठीक है। ओके, देन लेट्स से आई पुट पीनल हियर, ग्रीन हियर, और मैं ये कर सकता हूं ग्रे और ब्लू इसको दे सकता हूं। ये हो सकता है, ये ग्रे दे दिया मैंने पीनल को और ब्लू एग्जैक्टली उसके ऊपर आ, तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को थोड़ा नीचे लेके आया, मैं नीचे थोड़ा खसका दिया, ठीक है। ये मैं सोच सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ पक्का एलिमिनेट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जीनल एंड मीनल वेर ग्रे एंड ग्रीन यूनिफॉर्म। अच्छा, in the not necessarily in the same order. What do we mean by that? We mean that Geenal can wear grey and Meenal can wear green. It can be vice versa also. मतलब उल्टा भी हो सकता है, जैसे Geenal will wear green whereas Meenal will wear grey, ठीक है। पर होगा तो ये दोनों में से ही कोई एक जो कि ग्रे पहनेगा और दूसरी लड़की ग्रीन पहनेगी। ये केस मेरा डिलीट हो गया, क्योंकि ये केस के मुताबिक पीनल वॉज सपोज टू वेयर ग्रे, पर ये स्टेटमेंट मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि जीनल और मीनल में से ही कोई एक तो ग्रे पहनेगा, जो कि पीनल कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब सबसे पहली मेरी तलवार पड़ी केस नंबर 3 पे, केस नंबर 3 पे मेरी तलवार पड़ी, वो नहीं हो सकता, जहां पे मैंने ये सोचा था कि इन दोनों को मर्ज भी कर दूं, ठीक है। तो चलिए एटलीस्ट अपनी थोड़ी चीजें इजी हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारी कुछ चीजें इजी हो गई। अब क्या किया जाएगा, अब जहां पे ग्रे कलर और ग्रीन कलर है वहां पे लड़कियों के नाम रखे जाएंगे अपने ये दोनों केस में, क्योंकि अभी भी लड़कियों के नाम तो खाली है, ठीक है। पर कौन सी लड़की के नाम रखे, जीनल का या मीनल का, ग्रीन किसको दे, ग्रे किसको दे, और ये केस सेपरेट है, इसमें ग्रे किसको दे, ग्रीन किसको दे, मुझे फिलहाल नहीं पता। तो मैं लॉजिक लगाता हूं और मैं स्लैश रखता हूं, जीनल भी आ सकती है, मीनल भी आ सकती है, मीनल भी आ सकती है, जीनल भी आ सकती है। सेम वे यहां पे भी मैं रखता हूं, ठीक है। सो विद दिस व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कि हाँ देखा जाएगा बाद में, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बढ़िया चीज यहां से निकल के आ गई पूरे क्वेश्चन में, क्या कि पीनल का कलर सॉल्ट हो गया, एक ही कलर बचा है, वो देना तो पड़ेगा। अगर आपने देखा तो आपके पास 5 कलर थे, व्हाइट, ब्लू, ग्रे, ग्रीन एंड मरून। व्हाइट मिल गया, ब्लू मिल गया, ग्रे मिल गया, ग्रीन मिल गया। सर कहाँ ग्रे और ग्रीन मिला तो नहीं है, अरे बेटा लड़कियां नहीं मिली है पर फ्लोर तो मिल गया। आप समझो, मैंने शुरुआत में ही बोला था इन सब में जो ठोस है, जो फिक्स है, वो फ्लोर है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि सेकेंड फ्लोर की लड़कियां ग्रीन पहनेगी। अब वो जीनल है या मीनल वो मैं बाद में देख लूंगा,
पर सेकेंड फ्लोर पे लड़की ग्रीन पहनती है, और ये केस में, पहले केस में ग्राउंड फ्लोर पे ग्रे पहनती है, दूसरे केस में सेकेंड फ्लोर पे ग्रे पहनेगी और ग्राउंड फ्लोर पे ग्रीन, जो कि पीनल दोनों में से नहीं है। मतलब पीनल का फ्लोर का कलर पक्का पक्का मरून ही होगा, वो एक ही बचता है भाई, किसी को तो देना पड़ेगा कि नहीं, तो हाँ वो एक ही बचेगा। अच्छा, सेम वे यहां मुझे ये भी पता चल गया, क्या पता चला भाई यार, देखो जीनल और मीनल को यही दोनों में से एक जगह पे आना था, तो एक में जीनल आएगी दूसरे में मीनल आएगी, तो ये किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर पे कोई तो लड़की आएगी, और अपनी भी एक ही लड़की बची है, जीनल आ गई मीनल आ गई, दोनों में से कोई भी एक, पीनल इज फिक्स बीनल इज फिक्स, तो बचेगी कौन, हीनल। हीनल बचने वाली है, उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट लॉजिक सेज, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो हीनल ऑटोमेटिकली कम्स टू फ्लोर नंबर 1 इन केस 1, एंड इन केस 3 सेम थिंग, मरून कलर फिक्स कर दिया हमने क्योंकि एक ही कलर बचा था, और हीनल को फिक्स कर दिया क्योंकि वो एक ही लड़की बची थी। अभी भी देखना जाए तो जीनल मीनल का हमें श्योर नहीं पता, ठीक है, पर और इंफॉर्मेशन नहीं दी है इन्होंने, इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, तो कोई टेंशन नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन के दम पे हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट लर्निंग दैट यू हैव टू डू टुडे, यू डोंट नेसेसरीली नीड टू फाइंड एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट, आपको सारे आंसर्स पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये केस लेके हम आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीनल कौन से फ्लोर पे है, ठीक है। अब देखो जीनल, जीनल है पहले केस में फ्लोर नंबर 2 पे या तो ग्राउंड पे, दूसरे केस में 2 पे या तो ग्राउंड पे, और मैं ये बता दूं दोनों केस आपके सच है, ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या आप श्योर हो फ्लोर नंबर 2? सर फ्लोर नंबर 2 हो सकता है, हो सकता है, श्योर हो, हमेशा होगा नहीं, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, देन आई कांट से 2 इज माय डेफिनेट आंसर। इज ग्राउंड माय डेफिनेट आंसर? नो, अगेन आई कांट से के ये होगा, हाँ तो सर कांट से मेरा आंसर होगा, ठीक है, शायद कांट से मेरा आंसर हो सकता है, पर मेरी नजर पड़ती है ऑप्शन नंबर 4 पे, और ऑप्शन नंबर 4 बोलता है आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। अब ये फैक्ट है, आपके पास दो केस थे, दोनों में से जीनल होगी या तो ग्राउंड पे या तो सेकंड पे, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि वो या तो ग्राउंड पे या तो सेकंड पे होगी, राइट, दैट्स व्हाई आई विल से ऑप्शन डी इज माय बेटर आंसर। अब ये भी तो दिक्कत होती है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि आपको पता है 2, अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, हाँ जिनल 2 पे आती है ना, आ सकती है, अरे भाई आ सकती है और आने ही वाली है, ये दोनों में फर्क पता चल रहा है, ठीक है। सो ये दोनों में फर्क है, देखो बहुत सिंपल बताता हूं, आपको कोरोना हो सकता है, हाँ हो सकता है, हुआ है, नहीं 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 हुआ है, मैं भी प्रे करूंगा कि नहीं हो, ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, कुछ हो सकने में और कुछ होने में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो आई कांट वेरी वेल से के 2 इज माई आंसर, आई कांट से ग्राउंड इज माई आंसर, बट आई कैन बी वेरी श्योर कि ये दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। जैसे क्या, खिड़की के बाहर देखो, सूरज दिखता है क्या, दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता, पर होगा तो दोनों में से एक ना, या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, तो मैं श्योर नहीं हूं, पर आइदर आई विल सी और आई विल नॉट सी, वेरी सिंपल, very simple. So if you use that logic, I will say my answer option D is absolutely correct. अच्छा, पता चल रहा है everyone, ठीक है, पता चल रहा है everyone, yes. So ये यहां से पता चला, जिनल is a very much definite word, ठीक है, ये पक्का पक्का आपको पूछ रहा है कि जिनल होगी ही ये फ्लोर पे, तो ना, वो मुझे इतना पता है कि इट विल बी आइदर 2 और ग्रीन, हेंस आई विल मार्क आइदर ए और बी एज माय करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इफ हीनल इज ऑन थर्ड फ्लोर, अब देखो इफ आया है ना, इफ, ओके, इफ हीनल इज ऑन थर्ड फ्लोर तो पीनल किधर आती है, तो केस 1, हीनल तो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो केस 1 नहीं लेने का,
इफ पूछा है ना, इफ का क्या मतलब होता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कब होगा, केस 2 में होगा कि हीनल जो है वो आपकी थर्ड फ्लोर पे आई है। तो मुझे केस 1 को इग्नोर मारना है फिलहाल और केस 2 को देखना है। ओके, पिनल कौन से फ्लोर पे, पिनल आपके फर्स्ट फ्लोर पे, वेरी सिंपल आंसर सी, डन, वेरी सिंपल आंसर सी। इफ मीनल इज ऑन फ्लोर 2, ठीक है, तो ये केस हमने एलिमिनेट कर दिया था पिछले केस में, नहीं, ठीक है। अब याद ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। क्या, पिछले केस में बोल दिया ना कि हीनल आपकी थर्ड फ्लोर पे है, तो बस ये केस को अब जिंदगी भर के लिए डिलीट कर देते। नहीं 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 नहीं, जो इफ वाली इंफॉर्मेशन होती है ना वो इस क्वेश्चन के लिए वैलिड होती है, उसको अगले क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का। अगर वो बोलते हैं टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन तो करने का, नहीं तो इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने का। अगर वो क्वेश्चन में दिया है तो आप कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कैरी फॉरवर्ड, ये वाली, ये इंफॉर्मेशन सब क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ठीक है। इसको मान लो ये मदर इंफॉर्मेशन, मदर इंफॉर्मेशन, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द क्वेश्चंस, बट whenever you see something like this is only question specific। तो ये इंफॉर्मेशन जैसे हिनल बीइंग ऑन थर्ड फ्लोर इज ओनली क्वेश्चन स्पेसिफिक, यू शुड नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, उसको भूल जाने का, क्वेश्चन गया बात खत्म। मदर इंफॉर्मेशन, तो मदर इंफॉर्मेशन से हमने ये निकाला था, ये दोनों ही इतने ही ट्रू है। अब मैं देखता हूं मीनल फ्लोर 2, मीनल फ्लोर 2 किधर लिया जाएगा, तो केस 1 में से निकाला जा सकता है, मीनल इज ऑन फ्लोर 2 तो जीनल पे चौकड़ी। अब अगर मीनल फ्लोर 2 पे तो मीनल ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आ सकती, तो ग्राउंड फ्लोर पे मीनल को चौकड़ी और ये दे दिया। दूसरा केस में अगेन मीनल इज ऑन फ्लोर 2, जीनल चौकड़ी, मीनल को इधर चौकड़ी, जीनल इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, दो चीजें हैं, ठीक। पूछा गया जीनल कौन से फ्लोर पे, मैंने दोनों केस को कंसिडर किया, दोनों केस, और दोनों ही केस में मुझे मिल रहा है जीनल आपकी ग्राउंड फ्लोर पे है, तो माय आंसर विल बी ऑप्शन सी, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं ना थोड़ा ट्विस्ट देना चाहता हूं, अगर मैं ऐसा पूछता कि देन जीनल इज ऑन के बदले ऐसा पूछता जीनल्स कलर इज, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके ऑप्शन में फ्लोर तो नहीं आएगा, कलर आएगा। लेट्स से क्या क्या कलर आ सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे और कांट से, ये चार ऑप्शन दिए मैंने आपको, ठीक है। एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं एकदम अचानक, ताजा ताजा गर्मा गर्म मेरे दिमाग से निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इफ मीनल इज ऑन फ्लोर 2, तो मीनल अगर फ्लोर 2 पे है तो मीनल का कलर कौन सा होगा, ग्रीन, जीनल ग्राउंड फ्लोर पे उसका कलर होगा ग्रे, केस 1 में। केस 2 में मीनल अगर सेकंड फ्लोर पे तो उसका कलर होगा ग्रे, तो जीनल का कलर होगा ग्रीन, मतलब जीनल के दोनों कलर हो सकते हैं। आई विल मार्क कांट से ओवर हियर। देखो इधर ऐसा ऑप्शन नहीं था ना, आइधर बी और सी, तो कांट से इज माय आंसर। मैं हमेशा बोलता हूं कांट से और आइधर और में से चूज अ बेटर आंसर, उसके लिए थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग जरूरी है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, टेंशन मतलब, कॉमन सेंस तो आपके पास है ही, बस उसको यूज करने की देरी। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट इज द कलर ऑफ हीनल्स यूनिफॉर्म, हीनल को कलर कौन सा दिया है, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, हीनल का कलर तो ब्लू ही है, तो आई विल डेफिनेटली मार्क दिस। आप समझ रहे हो ना, कब से दोनों केस में अगर मुझे कॉमन आंसर मिल रहा है ना, देन दैट इज माय डेफिनेट आंसर। लेकिन द मोमेंट दोनों केस कंसिडर करके मुझे दो आंसर मिल रहे हैं, देन आइदर आई विल पिक कांट से और इधर और वाला ऑप्शन, वो डिपेंड करेगा जो भी पूछा गया उस पर, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। इस केस में मुझे दोनों केस कंसिडर करने के बाद हीनल का कलर तो ब्लू ही मिल रहा है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं ब्लू मार्क करूंगा और मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, इफ मीनल वेयर्स ग्रे एंड हर क्लास इज ऑन सेकेंड फ्लोर। अब अगेन इफ पूछा है ना, तो नया, नई कुकड़ी नया दाव, ये तो पता ही है आप सबको, नई कुकड़ी नव दाव, बस एज करवानुं आपने, तो पाछली इन्फॉर्मेशन भूली जवानुं, खाली मदर इन्फॉर्मेशन याद राखवी आपने, ओनली रिमेंबर द मदर इन्फॉर्मेशन, ओके, सिर्फ मदर इन्फॉर्मेशन को याद रखो। अब मीनल को ग्रे कलर दे दो, तो मीनल को ग्रे कलर देने के लिए मुझे यहाँ पे जीनल पे चौकड़ी मारना पड़ेगा, और इधर मीनल पे चौकड़ी अपने आप आ जाती है। एंड हर क्लास इज ऑन सेकंड फ्लोर, ओ तेरी, पूरा केस डिलीट हो गया, क्योंकि ये तो ग्राउंड फ्लोर मिलता है, इसलिए बहुत बार ना थोड़ा पढ़ लेना काम में आता है। तो अब मुझे पता चला कि मीनल को सेकंड फ्लोर दे दो,
तो ये दोनों कट गए, मीनल आ गई, जीनल आ गई, और उसको ग्रे कलर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मीनल को हमें केस 2 में सेकंड फ्लोर देना है। देखो केस 1 में भी आप मीनल को सेकंड फ्लोर तो दे ही सकते थे, केस 1 में भी सेकंड फ्लोर तो दे ही सकते थे, पर फिर कलर उसका ग्रीन हो जाता, इसलिए ये केस आपका डिलीट हो गया। तो ये केस इस क्वेश्चन में डिलीट कर दिया हमने। अब पीनल का क्लास कौन से फ्लोर पे आएगा? पीनल का क्लास आएगा फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 1, हेंस आई विल मार्क ऑप्शन सी, इसीलिए मैं मार्क करूंगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 15 मिनट आप दे सकते हो, 15 मिनट से ज्यादा मत देना। 15 मिनट में आपके सारे आंसर्स अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सॉल्यूशन देखना चालू कर दीजिए। अच्छा, बीच में कहीं पे आपको लगता है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ना था बहु अघरू है, तो वीडियो चालू कर देना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए, अब अगर आपने सॉल्व करने की ट्राई कर ली है, बढ़िया, वेरी गुड, सॉल्यूशन को आगे बढ़ते हैं। चलो, आंसर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस के साथ ये इंप्रूव होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं ठीक से। सो 6 people E, F, G, H, I and J were born and studied in 6 different cities among Moscow, Bangkok, Chicago, LA, पेरिस एंड मुंबई। ठीक है, तो भाई कुछ 6 लोग हैं, ये अलग अलग शहरों में जन्म लिया है इन्होंने। ठीक है, और पढ़ाई भी की है। सो बॉर्न एंड स्टडीज, प्लीज रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यहाँ गड़बड़ नहीं करने का इसमें। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब ये नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो सकता है कि ये सेम ऑर्डर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसमें आप अज्यूम मत करना कि है। अच्छा, कुछ लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि ये नहीं होगा, तो क्योंकि मॉस्को पहला लिखा है और ई पहला लिखा है, ई मॉस्को नहीं हो सकता, ये भी गलत एजम्पशन है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, इनका कहने का इतना मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट दे वांट टू टेल अस, राइट? सो ओके, आगे बढ़ते हैं। नो पर्सन स्टडीड इन द सिटी इन विच ही और शी वॉज बोर्न। मतलब क्या कि अगर कोई मॉस्को में जन्म लिया है तो वो मॉस्को में पढ़ा नहीं है, पढ़ा बाहर ही है। ठीक है, किसी ने मुंबई में जन्म लिया था तो भाई वो इंडिया, मुंबई के बाहर, ऑब्वियसली बाकी सारी सिटीज देख के पता चल रहा है इंडिया के बाहर, तो वहीं पे पढ़ा हुआ है वो। ठीक है, सो वो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी में भी अपना बर्थ प्लेस और स्टडी प्लेस सेम नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो टू पर्सन वेर बोर्न इन द सेम सिटी एंड स्टडीड इन द सेम सिटी। ये ना इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, एक बार नजर मार लेने की, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करने का इसके पीछे, पर ये ध्यान में रखने का कि भाई हाँ, हमें ये पता चलता है कि किसी का भी कॉमन नहीं है कुछ। मतलब अगर पता चला कि ई अगर मॉस्को में जन्म लिया था तो कोई और मॉस्को में जन्म वाला नहीं होगा, सबके अलग अलग शहर है। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होती है, तब आपको ये अजम्पशन नहीं लेना चाहिए कि सबका अलग अलग, कभी कभी ऐसा आएगा, आगे के क्वेश्चनों में ऐसा आने वाला है। ठीक, द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट देम, तो यहां से मेन इंफॉर्मेशन चालू होती है। ठीक है, अब आपने सारी 9 की 9 इंफॉर्मेशन पढ़ ली होगी, ये मेरा एजम्पशन है, नहीं है तो फटाफट पॉज करके पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें से जो ठोस इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले मैं पिक करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ठोस क्या है, ढांचा किससे बनेगा, क्वेश्चन का स्केलेटन कहां से बनेगा, क्वेश्चन का स्केलेटन बनेगा सबकी नाम से, ई एफ जी एच आई जे, ये सब में सेम है। तो मैं पहले टेबल बनाने के लिए इन सबके नाम पक्का यहाँ पे लिख देना चाहता हूं। ठीक है, मैं इनके नाम यहाँ पे लिख देना चाहता हूं। ओके, अब उनका होम टाउन और स्टडी टाइम लिखना चाहता हूं, स्टडी प्लेस और होम प्लेस। ठीक है, तो होम टाउन और स्टडी टाउन ये दोनों मैंने लिख दिया। अब चलते हैं एक एक इंफॉर्मेशन को। तो जो हाईलाइट कर रखी है मैंने खास आप लोगों के लिए वो है एच का होम टाउन शिकागो है, तो एच के होम टाउन में मैं क्या लिखना चाहता हूं, शिकागो। ठीक, अब मेरी ये छोटी एडवाइस होगी, ये तो मुझे आप लोगों को वीडियो में बताना है इसलिए मैंने पूरा शिकागो लिखा, पर अगर यदि एग्जाम में मैं इसको सॉल्व करता तो मैं शिकागो नहीं लिखता, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं सिर्फ सी लिखता। और मैंने देखा ना सबके स्टार्टिंग अल्फाबेट अलग अलग है, तो सी लिख सकते हो, क्यों फालतू में शिकागो लिख के अपना टाइम वेस्ट करना। भाई 1 मिनट सेव्ड इज 1 मिनट अर्न्ड,
और उस 1 मिनट में मैं बहुत सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता हूँ और सबके ही शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखता हूँ तो मेरा काम मेरे 1 मिनट डेफिनेटली बचेगा। पर अगर सारे ही अलग अलग नहीं होते और मुझे 2 सी वाले मिलते, मतलब चेन्नई भी मिलता और शिकागो भी मिलता, ठीक है, चिली भी मिलता, चाइना भी मिलता, ऐसा अगर कुछ होता, ठीक है, सो क्रैनबेरी होता, ऐसे बहुत सारे सी वाले होते हैं तो मुझे कुछ और शॉर्टकट लिखना पड़ता, फिर मैं शायद शिकागो ऐसे लिखता, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। बट ट्राई टू मेक श्योर कि ये है, ठीक है। अब प्लीज ऐसा मत सोचना कि सर शिकागो और चंडीगढ़ हुआ तो अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो बहुत टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी लिख डालो। मेरे कहने का मतलब है कि हर बार फुल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये मैं कहना चाहता हूं आपको, ठीक। एफ वॉज बॉर्न इन पेरिस, एफ वॉज बॉर्न इन पेरिस मतलब उसका होम टाउन पेरिस है, ठीक है। जे स्टडीड इन बैंकॉक, भाई ये ध्यान में रखना, ये स्टडीड और होम टाउन अलग अलग, ठीक है। जे स्टडीड इन बैंकॉक, भाई ऐसा मत करो, बैंकॉक में पढ़ाई होती है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भले हो पर पढ़ाई भी तो होती होगी उसमें भी, ठीक है। तो भाई जे स्टडीड इन बैंकॉक, और जी है ना, जी स्टडीड इन पेरिस। तो मुझे ये 4 इंफॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। अब एग्जाम में ये कट करने की टाइम पास मत करना, ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे 4 चीजें मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और इंफॉर्मेशन पे पकड़। एच स्टडीड इन ईज होम टाउन एंड ई स्टडीड इन मुंबई, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, एच का स्टडी टाउन मुंबई है, तो क्या है, जो भी एच का होम टाउन है, स्टडी टाउन है, एच का जो भी स्टडी टाउन है वो ई का होम टाउन होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। पर क्या, कौन सा, मुंबई नहीं, मुंबई तो उल्टा उसका स्टडी टाउन है ना, तो मुंबई तो नहीं हो सकता, इनफैक्ट ये मुंबई नहीं हो सकता, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। पर खैर, नहीं होगा मत तो बहुत लंबी चीज है ना, बहुत सारी चीज हो सकती है, तो क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन तो लॉस नहीं होनी चाहिए, रिप्लेस दैट विथ सम वेरिएबल एक्स, बाद में देखा जाएगा, जो भी एक्स मिलेगा वो दोनों में इक्वल इक्वल आ जाएगा। तो अगर हमें एक्स में एल ए मिलता है तो मैं एल ए लिख दूंगा, बहुत सिंपल सी बात। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई आ गया उसका स्टडी टाउन, ई का स्टडी टाउन हमें मिल गया मुंबई, बढ़िया, ओके। आई डिड नॉट स्टडी इन एल ए, आई डिड नॉट स्टडी इन एल ए, ठीक है, ओके ओके। एफ स्टडीड इन आईज होम टाउन, सिमिलर चीज है तो मैंने इसको पिक की अभी, तो सिमिलर चीज है तो मैंने इसको क्या पिक की, वैसे ये हमारा आ गया तो इसको हमने यूज कर लिया, ओके। एफ स्टडीड इन आईज होम टाउन, एफ का जो स्टडी टाउन होगा और आई का जो होम टाउन होगा वो सेम होगा, तो क्या करना चाहिए, एक्स लिख दो ना बेटा, एक्स नहीं, एक्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके, वाई लिख दो ना, तो वाई लिखो। सो दैट्स व्हाट अगेन लॉजिक टेल्स अस, डोंट ऑलवेज यूज एक्स, यूज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो अब आई डिड नॉट स्टडी इन एल ए, ठीक है, आई डिड नॉट स्टडी इन एल ए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एल ए पे चौकड़ी मारता हूं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने एल ए पे चौकड़ी मार दी, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये एक्स और वाई, ठीक है, क्या क्या हो सकता है नहीं पता, पर मुझे इतना पक्का मालूम है कि एक्स मुंबई नहीं हो सकता, ठीक है, पेरिस नहीं हो सकता, क्योंकि पेरिस ऑलरेडी आ गया है किसी का। देखो कोई भी टाउन के लिए ना 2 जगह ही है, एक बार होम टाउन में आना और एक बार स्टडी टाउन में आना, तो आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पेरिस दोनों जगह पे आ गया तो वो पेरिस भी नहीं हो सकता आपका एक्स और वाई, ठीक है। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ, शिकागो भी नहीं हो सकता और बैंकॉक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर शिकागो आ गया तो 2 बार शिकागो आ जाएगा, इधर बैंकॉक आ गया तो 2 बार बैंकॉक आ जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा, मेरा एक्स और वाई एक्चुअली होगा या तो एलए या तो मॉस्को, दोनों में से कोई भी एक होगा, मुझे पता चल गया है। पेयर है ना, दोनों बार आना बाकी है, तो वही सिटी आएगी जो अभी भी दोनों बार में भी नहीं आई है। अब दोनों में से एक भी मुझे मिल जाता है ना, मॉस्को या तो एलए, तो मैं बहुत क्लियरली हो जाऊंगा कि दोनों में से एक पक्का मॉस्को होगा और एक पक्का एलए होगा। आप समझो, ये बहुत फास्टेस्ट तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीदर ई नॉर आई वॉज इन बैंकॉक, नीदर ई नॉर आई वॉज बोर्न इन बैंकॉक, ठीक है। ई जो है वो बैंकॉक में नहीं है और आई जो है वो बैंकॉक में नहीं बॉर्न हुआ है, ये मैं बता दूं आपको,
यूजलेस स्टेटमेंट था ये। कुछ लोग ना इससे ये करेंगे, क्या करेंगे इससे कि भाई इस पे चौकड़ी मारेंगे, ठीक है, इधर बैंकॉक पे चौकड़ी मारेंगे और इधर यहाँ पे आप बैंकॉक पे चौकड़ी मारोगे। मैं ये कभी नहीं करता। अरे ये मेरे को ऑलरेडी मालूम था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि एक्स और वाई जो है वो या तो मॉस्को होगा या एलए होगा, दो में से एक ही होगा। एक मॉस्को दूसरा एलए, यही पक्का श्योर है, क्योंकि हम बाकी सारे एलिमिनेट कर चुके। अगर आपको वो कंफ्यूजन लगा तो एक बार फिर से सुनना, मैंने क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि मुंबई नहीं हो सकता, एक्स ऑलरेडी मुंबई के बाजू में आ गया, इसलिए मेरा मुंबई कट हो गया था, ठीक है। तो मेरा मुंबई कट गया एक्स और वाई के लिए। पेरिस नहीं आ सकता, पेरिस ऑलरेडी आ गया इधर और इधर, तो वो पेरिस भी नहीं हो सकता। शिकागो ऑलरेडी एक बार आ गया है, तो वो शिकागो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो जगह पे शिकागो नहीं आ सकता, तो शिकागो भी नहीं हो सकता। सेम तरीके से बैंकॉक एक बार इधर मिल गया, तो वो वाई और एक्स दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपको बैंकॉक मिल चुका है, तो वो बैंकॉक नहीं हो सकता आपका एक्स वाई। तो आपका एक्स वाई क्या होगा, या तो एलए या तो मॉस्को। और ये क्या बोलता है कि बैंकॉक नहीं है, अरे वो तो मेरे को पहले से मालूम था बैंकॉक नहीं है, तो मेरे लिए ये स्टेटमेंट नंबर 8 यूजलेस है। कुछ लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। 9 पे चलते हैं। आइधर आई, नाइदर आई नॉर जे, तो नाइदर आई वॉज बोर्न इन मॉस्को, मतलब क्या, वाई मॉस्को भी नहीं है, पक्का वाई होगा एलए और एक्स होगा मॉस्को। मैं आपको सीधा बोल ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक्स और वाई में से एक मॉस्को है और एक एल है। और ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आई और जे में से कोई भी मॉस्को में बॉर्न नहीं हुआ, आई में वाई और जे में मॉस्को नहीं है, मतलब वाई इज नॉट मॉस्को, वाई इज नॉट मॉस्को, देन वाई हैज टू बी एलए, एक्स हैज टू बी मॉस्को, ठीक है। ये शॉर्टकट था एक्चुअली, ठीक है। चलो मैं आपको लॉन्ग कट से ही बता देता हूं क्या करना है। शॉर्टकट आपको मिल गया, एक्चुअली पूरा आंसर सॉल्व हो गया है, पर खैर कोई बात नहीं, थोड़ा लॉन्ग कट भी चलते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं मर्ज करता तो आम तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करना, आम तरीका इसका ही है, मैं आपको पहले आम तरीका ही बता रहा हूं, ठीक है। तो आम तरीका क्या है कि भाई ई और आई में बैंकॉक पे चौकड़ी मारो और आई और जे में मॉस्को पे चौकड़ी। तो मैंने क्या किया, मैंने ई पे बैंकॉक पे चौकड़ी मार दिया और आई पे बैंकॉक पे चौकड़ी मारा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, जो कि पहले मैंने बोल दिया मेरे लिए तो यूजलेस है वो। हाँ, मॉस्को पे भी चौकड़ी मार दिया मैंने आई में, और मॉस्को पे चौकड़ी मार दिया मैंने जे में। अब वही बात आगे आती है, इतनी मेहनत के बाद पता चलता है कि आपका जो वाई है ना, वो क्या क्या नहीं हो सकता। ये देखो वाई क्या क्या नहीं आ सकता, ठीक है। वाई मुंबई नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मुंबई ऑक्यूपाइड है। वाई पेरिस नहीं आ सकता, मुंबई गया, पेरिस गया, ठीक है। वाई और क्या नहीं हो सकता, वाई बैंकॉक भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैंकॉक भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। वाई शिकागो भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिकागो इधर आ गया, तो वाई इधर शिकागो नहीं आ सकता, शिकागो भी चला गया। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, वाई या तो मॉस्को होगा या तो एलए, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट वाई मॉस्को भी नहीं हो सकता, तो वाई को पक्का एलए ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सिर्फ इकलौता स्टेटमेंट इनफ था मेरे शॉर्टकट के थ्रू, ठीक है। तो वाई मुझे अगर मिला एलए, तो मैं यहाँ पे वाई के बदले अब एलए लिख दूंगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली एक्स मॉस्को हो जाएगा, समथिंग दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसका लॉन्ग कट लॉजिक क्या है कि ये मॉस्को क्यों होगा, एक्स मॉस्को क्यों होगा, क्योंकि एक्स पे ध्यान देते हैं, अभी एक्स पे ध्यान देते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, एक्स पे पहले ध्यान दिया होता तो वो कभी एक्स नहीं होता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो एक्स आपका बैंकॉक नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स इधर आता है। मुंबई नहीं हो सकता, क्योंकि मुंबई आ गया है तो इधर रिपीट नहीं हो सकता। पेरिस नहीं हो सकता, क्योंकि पेरिस इधर आया है, इधर रिपीट नहीं हो सकता। शिकागो नहीं आ सकता, क्योंकि शिकागो उसका बर्थ प्लेस है, जो भी बर्थ प्लेस है वो होम टाउन नहीं आ सकता, तो शिकागो भी चला गया, पेरिस भी चला गया, मुंबई भी चला गया, ठीक है। एलए भी चला गया, क्योंकि एलए भी ऑलरेडी आ गया है, तो एलए भी नहीं आ सकता। तो 1 2 3 4 5 शहर तो निकल गए, बचा कौन सा, मॉस्को। मॉस्को इकलौता शहर बचा है। तो ये लॉन्ग कट के बाद भी अगर आपको यही पता करना था, तो मेरे शॉर्टकट में क्या गड़बड़ थी, ठीक है। आंसर फटाफट आ गया। तो चलो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया मेरा एक्स, ठीक है। एक्स इज व्हाट, मॉस्को। खैर अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कुछ चीजें अभी भी बाकी है, तो चलो भरना चालू करते हैं, बहुत सिंपल सी बात। सेम लॉजिक, जे का बर्थ टाउन क्या होगा ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो जे का बर्थ टाउन पेरिस नहीं हो सकता, क्योंकि पेरिस आ गया है। शिकागो नहीं हो सकता, क्योंकि शिकागो आ गया है। एलए नहीं हो सकता, क्योंकि एलए आ गया है। मॉस्को नहीं हो सकता, क्योंकि मॉस्को आ गया है। बैंकॉक हो सकता है या मुंबई हो सकता है,
पर मैंने नजर मारी तो जे का स्टडी टाउन बैंकॉक है, तो जे का स्टडी टाउन बैंकॉक भी नहीं हो सकता, मतलब पक्का पक्का जे का स्टडी टाउन क्या होगा, मुंबई। ठीक है, जे का स्टडी टाउन होगा मुंबई। और क्या बचा, ये दोनों मिल गए, ये मिल गया, ये बाकी है। अब इसका एक्चुअली देखने जाओ तो सारे मिल गए, मुंबई, एलए, पेरिस, मॉस्को, बैंकॉक। तो ये क्या होगा, वेरी इजीली शिकागो मिलेगा आपने। तो चलो कुछ चीजें भर देते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें रब हो गई, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब मुझे मिला जे का होम टाउन, वो है बैंकॉक। सारे होम टाउन मिल गए थे, ये बाकी था, तो वो इकलौता बचा होगा। बताता हूँ वापस, ये देखिए सारे मिल गए थे, ये मुंबई मिल गया था, ये इकलौता बाकी था, तो जो इकलौता बचा वो उसका होगा, विच इज योर बैंकॉक। सेम लॉजिक, इधर भी सारे मिल गए, बचा सिर्फ एक, कौन सा बचा, बचा आपका शिकागो, तो ये हो जाएगा शिकागो। मतलब अब देखो, मुझे पांच छह पर्सन्स, उनका होम टाउन और उनका स्टडी टाउन सब कुछ मिल गया है। ठीक है, 5 पीपल, उनका होम टाउन और उनका स्टडी टाउन, मुझे सब कुछ मिल गया है और मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, पूरा टेबल बन गया। उसके बाद तो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस पे नजर मारनी है। नाउ दिस गाइज, लेट मी टेल यू, बिकम्स माय मदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब कभी भी, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है या कोई भी केस ही नहीं बनता, सब कुछ हो गया, अगर एक आध इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हमें केसेस बनाने पड़ते। ठीक है, पर इसमें नहीं बनेंगे, तो इसमें कोई मदर इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई बात आएगी नहीं, जो भी है अपनी मेन इंफॉर्मेशन है। हु स्टडीड इन शिकागो, शिकागो का स्टडी टाउन किसका है, इसका। कौन लड़का है, ये लड़की है, ये है आई। माय आंसर इज ऑप्शन डी। देखो कितना फास्ट हो सकता है, अब तो सिर्फ देखना है। ठीक है, कुछ लोग ना ये गलती कर लेते हैं, सॉल्व करते वक्त तो सब कुछ सॉल्व कर दिया, पर फिर जब क्वेश्चन की बारी आई तो रीडिंग एरर मारा। प्लीज ये मत करना, ठीक है, नहीं तो पूरे किया है कराए पर आप फ्लश कर दोगे। ठीक है, और फ्लश एक ही जगह पे करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में कभी भी फ्लश नहीं करने का। हाँ, जे वॉज बॉर्न इन विच सिटी, जे वॉज बॉर्न इन मुंबई, जे वॉज बॉर्न इन मुंबई। आप देख लो, मतलब आंसर ढूंढने में कम टाइम लगता है, मार्क करने में ज्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। विच ऑफ द पर्सन नेटिव प्लेस स्टडी प्लेस इज ट्रू, मतलब पर्सन नेटिव प्लेस स्टडी प्लेस ट्रू कौन सा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, या हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब क्या फटाफट ऑप्शन देखने का, ई मॉस्को एलए, ई मॉस्को एलए नहीं है तो ये गलत, जी एलए, जी एलए इधर ही गलत हो गया, जी एलए है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। जे मुंबई, बैंकॉक बैंकॉक, ये सही है। डी चेक मत करो, पक्का गलत होगा। ठीक है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करने का, पक्का ही गलत होगा। देख लो, एफ पेरिस शिकागो, हाँ शिकागो की वजह से ये गलत हो गया, तो माय आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, तो ये वैसे क्वेश्चन है जहां पे आपको ऑप्शन देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके 3 ऑप्शन गलत हो और चौथा ऑप्शन हो नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस मार्क कर लेना, और क्या। चलो बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, अच्छा फॉल्स, हाँ ये ध्यान में रखना, गलत क्या है। ई स्टडीड इन मुंबई, ई स्टडीड इन मुंबई ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू है। आई वॉज बॉर्न इन एलए, हाँ ये फॉल्स है, क्यों, मैं तो मुंबई में बॉर्न हुआ था। अरे आई नहीं, आई इधर का आई, अपने क्वेश्चन का आई वॉज बॉर्न इन एलए, आई वॉज बॉर्न इन एलए करेक्ट है ये, तो ये भी ट्रू हो गया। जे स्टडीड इन मुंबई, जे स्टडीड इन मुंबई, ये गड़बड़ होती है ना, जे मुंबई नहीं देखने का, पूरा पढ़ने का, जे स्टडीड इन मुंबई है, ये फॉल्स है। बस ये आंसर हो गया, ये पक्का ट्रू ही होगा, चेक कर लो एक बार। एफ स्टडीड इन एलए, एफ स्टडीड इन एलए, बढ़िया। माय आंसर इज ऑप्शन सी, माय आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दे फॉर्म अ ग्रुप, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हमेशा, एक बार लॉजिक लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, जी मॉस्को, जी मॉस्को, ओ तेरी क्या है, ये तो कुछ गड़बड़ी है। एफ एल ए, एफ एल ए, एफ एल ए, ई मुंबई, ई मुंबई, आई शिकागो, आई शिकागो, मतलब ये 3 लोगों के स्टडी टाउन बताता है। ठीक है, जी और मॉस्को तो का तो कोई संबंध ही नहीं है, जी और मॉस्को का कोई भी संबंध नहीं है, तो आप क्या मार्क करोगे, जी मॉस्को विल बी योर आंसर। हालांकि अगर ऐसा होता जी बैंकॉक, तो एटलीस्ट संबंध तो था जी और बैंकॉक का,
पर संबंध ये था कि ये उसका होम टाउन है, बाकी सबके स्टडी टाउन थे, ठीक है। तो स्टिल आई वुड हैव मार्क्ड जी बैंकॉक एज माय करेक्ट आंसर, पर खैर इधर तो कोई संबंध ही नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अगेन मेरा यही आपसे एडवाइस होगा कि पॉज द वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की ट्राई कर लो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ना, और जब आपका आंसर आ जाए या नहीं आ जाए, जब आप ऐसा लग जाए कि चलो ठीक है ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। चलिए तो अब अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कर ली है, बढ़िया। इसमें एक छोटी चीज थी विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, आई रियली होप दैट यू पिक्ड इट अप। अच्छा, अगर वो आपने नहीं पकड़ी होगी तो शायद आपको क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कतें महसूस भी की होगी, और शायद उसके बाद आपको पता चला होगा कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, वट एवर द आउटकम इज, एफर्ट इज वॉट मैटर्स अ लॉट। और मैं हमेशा बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी, मैं ये चीज बोलता हूँ कि यू माउंट एवरेस्ट कभी एक दिन में कवर नहीं होता, ठीक है। सो वट एवर यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी बड़ी कंपनी को बड़ा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा 2 महीने में कोई कंपनी बड़ी नहीं होती। फेसबुक को फेसबुक बनने में बहुत सारा समय लग गया, व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बनने में भी टाइम लगा। शायद आप लोगों को ऐसा नहीं पता होगा, बट व्हाट्सएप के शुरुआत के दिनों में बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने फेस की है, ठीक है। इंस्टाग्राम सेम थिंग। सो आप भी उससे कम थोड़ी हो, आप भी उतने ही बढ़िया हो, तो आपको भी और बढ़िया होने में थोड़ा समय जाएगा, बस हमें लगे रहना है, ठीक है। कितने ऐसे ऐप आए और बंद हो गए, अगर वो थोड़े टिके होते तो बढ़िया बन जाते, ठीक है। सो या दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, टिके रहना है हमें हमेशा, और क्वेश्चन इजी ही होते हैं। बस हमने 2 पिछले क्वेश्चनों में देख लिया, हमें पता चल गया कि हाँ अगर शांति से बैठे और सोचे तो आंसर्स डेफिनेटली निकलते हैं। चलो बढ़िया, सेम चीज यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देयर आर 4 फ्रेंड्स, जोकर, आयरन मैन, हल्क एंड थॉर, ठीक है। अब ये 4 दोस्त है कि नहीं रियलिटी में मुझे नहीं पता, पता है कुछ लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। जोकर आई डोंट नो नोज ऑल दीज पीपल, बट कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, दीज आर ओनली नेम्स, राइट। थोड़ा क्वेश्चन को फन बनाने की कोशिश की। ईच हैज अ कार विथ ओनली वन ऑफ द वर्जन्स, पोर्शा 2, पोर्शा 3, पोर्शा 4, ठीक। तो ये कुछ गाड़ियां हैं। एंड लाइक्स क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड रग्बी, ठीक है। अब यहां पे आपने ऑब्जर्व किया, जोकर, आयरन मैन, हल्क और थॉर, लोग 4, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, स्पोर्ट भी 4, लेकिन पोर्शा 2, पोर्शा 3, पोर्शा 4, गाड़ियां केवल 3। हेलो 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 हेलो, लोग 4, स्पोर्ट्स 4, ठीक है। आपके आयरन मैन, हल्क, थॉर, जोकर 4, लेकिन गाड़ियां 3। तो क्या कोई एक पैदल जाएगा? नहीं। पर कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो सर वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, अज्यूम कर लेते पोर्शा 1। दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर लोगे अगर आप ये करोगे तो। देखो क्वेश्चन छापने में कभी गलती नहीं होती, और होगी तो उसके मार्क्स आपको बाद में भी मिलेंगे। तो फालतू में कुछ एजम्पशन मत करना कि सर वो पोर्शा 2 है तो पोर्शा 1 तो होती ही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं दिया है तो नहीं दिया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, शायद हमें कुछ पता चले, ठीक। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओ अच्छा, जोकर डज नॉट हैव पोर्शा बट लाइक्स पोर्शा, ठीक, ओके। मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, क्या फिक्स है, तो इनके नाम, उनकी गाड़ियां और स्पोर्ट्स, इनके नाम, इनकी गाड़ियां और स्पोर्ट्स, ऐसा कुछ टेबल बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक। जोकर डज नॉट हैव पोर्शा 3 बट लाइक्स क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, तो जोकर जो है उसको पोर्शा 3 नहीं है उसके पास, ठीक है, पर उसको क्रिकेट पसंद है, ओके। तो उसको क्रिकेट दे दो आप, बढ़िया। हल्क हैज पोर्शा 4, हल्क हैज पोर्शा 4, नीदर लाइक्स फुटबॉल नॉर हॉकी, तो हल्क को मैंने पोर्शा 4 दे दी, और फुटबॉल और हॉकी पे चौकड़ी मार दिया, नहीं पसंद है ना उसको, उसको फुटबॉल नहीं पसंद, उसको हॉकी नहीं पसंद। आयरन मैन लाइक्स फुटबॉल, आयरन मैन लाइक्स फुटबॉल एंड हॉकी, ये पहली बार देखा मैंने, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, 2 नहीं थे, पर इसमें है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऊपर के 3 लाइनें पढ़ी, कहीं पे ऐसा नहीं दिया था दैट ईच ऑफ जोकर, आयरन मैन, हल्क, थॉर दे लाइक ओनली वन स्पोर्ट, ऐसा कहीं पे दिया ही नहीं है। मतलब एक को 2 पसंद हो सकती है, हाँ क्यों नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल। इवन स्टेटमेंट 4 forces you to think that के
देयर आर पीपल हु लाइक मोर देन वन स्पोर्ट। ठीक है, तो अब तक तो ऐसा था कि 4 लोग और 4 स्पोर्ट, तो सबको एक एक, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। नहीं लिखा है तो ये आपका एजम्पशन होगा अगर आप लेते। पिछले क्वेश्चन में एक बार दोबारा जाके देखना, हर क्वेश्चन में दिया था कि 1 पर्सन लाइक्स 1, जैसे कोई एक बॉर्न, अब ऑब्वियस ही बात है ना, बॉर्न तो फिर भी लॉजिकल बात है कि अगर आप बॉर्न हुए हो तो आप एक ही शहर में बॉर्न हो सकते हैं। आप कैसे एक साथ 2 शहर में बॉर्न हो, मतलब आप कराची में भी जन्म लिया और आपने दिल्ली में भी लिया, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ाई 2 शहरों में हो सकती है, उसके लिए इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, कि हर कोई एक ही शहर में पढ़ा है। यहाँ पे बहुत क्लियरली नहीं दिया है, इनफेक्ट बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि नहीं दिया है, तो वो एजम्पशन होगा अगर आप अज्यूम करते हो कि हल्क को सिर्फ एक चीज पसंद है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आयरन मैन को 2 चीजें पसंद है, ये हमने लिखा। थॉर थॉर हैज अ कार विथ सेम वर्जन एज दैट ऑफ आयरन मैन्स कार। ओ, समझ में आ रहा है? देखो, 3 पोर्शा थी और वर्जन तो, लोग तो 4 थे, मतलब किसी को तो रिपीट होगा। अब ये रिपीट वाला एक क्वेश्चन बन गया है। दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रीवियस क्वेश्चंस। इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, ये ध्यान में रखो। क्या रिपीट हो रहा है? थॉर की जो गाड़ी है ना, विथ सेम वर्जन एज दैट ऑफ आयरन मैन। ठीक है, एंड नाइदर हॉकी नॉर रग्बी। कौन लाइक्स नाइदर हॉकी नॉर रग्बी? ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है थॉर की। अगेन इफ यू गो बैक एंड रिमेंबर योर ग्रामर लेक्चर्स, यू विल रियलाइज के थॉर का गाड़ी का वर्जन है ना, इज सेम एज आयरन मैन, खत्म। एंड देन आई विल से दैट थॉर नाइदर लाइक्स हॉकी नॉर रग्बी। तो सबसे पहले मैं हॉकी और रग्बी थॉर पे चौकड़ी मारना चाहता हूं। अब उसका कौन सा वर्जन है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, पर ये पता है कि उसका और आयरन मैन का वर्जन सेम है, तो मैं कहीं साइड पे ऐसा एक्स लिखना पसंद करता हूं। ठीक है, क्योंकि जो भी होगा वो सेम होगा। ओके, बढ़िया। अब अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। ईच फ्रेंड हैज एटलीस्ट वन टाइप ऑफ स्पोर्ट, मतलब ईच फ्रेंड लाइक्स एटलीस्ट वन टाइप ऑफ स्पोर्ट, मतलब किसी को एक स्पोर्ट तो पसंद है। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं ये भी अज्यूम कर सकता था कि हल्क को कुछ भी नहीं पसंद, इतना पढ़ के थॉर को भी कुछ भी नहीं पसंद, ये मैं अज्यूम कर सकता था, पर अब नहीं करूंगा कि इनको एटलीस्ट एक चीज पसंद है। मतलब ये भी समझ लो, आप किसी को एक पसंद है ना, उसको 2 भी पसंद हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और चारों की चारों भी हो सकती है, हो सकती है, नहीं पता मुझे। ठीक, एंड 4 फ्रेंड्स हैव एवरी वर्जन ऑफ द गिवन कार्स। इसका क्या मतलब हुआ? चारों दोस्तों के पास सब कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा है ना, इसके पास पोर्शा 3 नहीं। इसका मतलब, अगेन इंग्लिश थोड़ा डुबाता है अपने को, ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कि चारों दोस्तों मिला के, चारों दोस्तों की गाड़ियां मिला के तीनों की तीनों पोर्शा आ जाएगी। मतलब अगर मैं इन चारों को बोलता कि अपनी अपनी गाड़ियों की लाइन लगाओ, तो 4 गाड़ियां आती लाइन में, पर पोर्शा 2, 3, 4 आ जाती। मतलब कोई भी एक गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। कोई भी एक गाड़ी आपकी छूटनी नहीं चाहिए, तो आपको पोर्शा 2, 3 और 5 को लाना तो पड़ेगा टेबल में। ठीक है, चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, अब देखो, जोकर के पास पोर्शा 3 नहीं है, तो जोकर के पास क्या हो सकता है? जोकर के पास पोर्शा 2 हो सकती है, पोर्शा 4 हो सकती है। ठीक है, लेटस से मैं जोकर को देता हूं पोर्शा 4। अब जोकर को दे दी पोर्शा 4, हल्क के पास ऑलरेडी पोर्शा 4 है, इनको क्या जाएगा? जो भी जाएगा सेम जाएगा, तो मैं इनको देता हूं पोर्शा 2। इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? पोर्शा 3 किसी को नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली, तो गड़बड़। मतलब जोकर के पास पोर्शा 4 नहीं हो सकती। ठीक है, सेम थिंग होता ना, अगर मैं इनको 3 देता तो 2 किसी को नहीं मिलती। चारों की चारों किसी ना किसी के पास तो होनी चाहिए मिला के। ठीक है, तो मैं 3 भी नहीं दे सकता, मतलब मैं इसको 4 नहीं दे सकता, तो मैं इसको 2 देना चाहूंगा, तो मैंने इसको 2 दे दिया। अब इसको 2 दिया तो आयरन मैन को क्या जा सकता है? आयरन मैन को 2 जा सकता है, आयरन मैन को 3 जा सकता है, आयरन मैन और थोर को, और आयरन मैन और इसको 4 जा सकता है। अगर मैं इसको 2 देता हूं, इसको 4 देता हूं, और इन दोनों को 2 2 दे दिया, तो सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? 3 किसी को नहीं मिला। ठीक है, तो ये केस गया। अगर इसको 4 देता हूं तो भी सेम प्रॉब्लम, 3 किसी को नहीं मिला, मतलब मुझे जबरन इन दोनों को 3 और इसको 2 देना ही पड़ेगा। ठीक है,
आप समझो हम पूरा घूम के आए, ठीक है। हो सकता है आप सीधे इस केस पे जंप कर लो, क्या कि सर बढ़िया इनको कॉमन देनी है तो 3 दे दो, तो मैं गलत नहीं बोलता पर ये कभी कभी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लॉजिक अगर आपने लगाया कि सर किसी ना किसी को तो 3 देना पड़ेगा तो दे दो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इधर नहीं जा सकता और 3 किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। हाँ, ये लॉजिक सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा, अपने आप जोकर को मैं 2 ही दूंगा। आई कैनॉट गिव 4 बिकॉज इफ आई गिव 4 देन 2 किसी को नहीं मिलेगा। इफ आई गिव 3, 3 हो नहीं सकता, तो मतलब उसको 2 ही मिलेगा। ये लॉजिक भी करेक्ट है, ठीक है। तो टेक ऑल द केसेस, एलिमिनेट द रॉन्ग वन, वो लॉजिक भी सही है। और you exactly identify what is the crux of the question and then solve. I am still fine with it. Okay. What about movies? Sorry, what about sports? वो तो मुझे अभी तक नहीं पता, स्पोर्ट्स मुझे अभी तक नहीं पता, तो क्या करें? कैसे पता कर ले किसको क्या पसंद है? इसको क्रिकेट मिल गया, इसको फुटबॉल हॉकी मिल गया, ठीक है। आगे नहीं पता, कोई टेंशन नहीं है ना, क्वेश्चन पे जाने का, क्वेश्चन पे जाने का। हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया, उसके बाद क्या? आगे दुआ, ठीक है। तो वही दवा जितना असर कर सकती है करेगी, इसके बाद दुआ, मतलब इसके बाद क्वेश्चन। चलो, आयरन मैन हैज विच वर्जन ऑफ द कार? आयरन मैन हैज वर्जन 3, बात खत्म। आयरन मैन हैज पोर्शा 3, मैंने 3 मार्क कर दिया, मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो विद जितना इंफॉर्मेशन है फिर भी हमने एक आंसर तो सॉल्व कर दिया। इफ जोकर लाइक्स ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्ट, इफ मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओनली वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो अगर जोकर को सिर्फ एक ही स्पोर्ट पसंद है, वो पक्का क्रिकेट होगी, क्योंकि जोकर को क्रिकेट पसंद है, ये फैक्ट। क्रिकेट के साथ साथ कुछ और पसंद हो सकता है, पर क्रिकेट तो पक्का पसंद है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। मतलब माय आंसर विल बी क्रिकेट, माय आंसर इज क्रिकेट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। Iron Man may like which of the following sport? Iron Man may like which of the following sport? If he does not like what Joker definitely likes. Okay. By the way, Iron Man किधर है? Iron Man ये रहा। Iron Man को क्या पसंद है? Iron Man को पसंद है फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। तो फुटबॉल एंड हॉकी, मतलब 2 and 3, मतलब मैं ये मार्क करता और आगे बढ़ता तो मैं गलत हो जाता। अगर आपने सी मार्क किया है ना तो आप गलत हो। 2-3 रीजन बताता हूं। एक, ओनली वर्ड दिया है, फुटबॉल पसंद है, हाँ। हॉकी पसंद है, हाँ, ठीक है। क्रिकेट ना पसंद है, बढ़िया, क्रिकेट कैंसल, मतलब क्रिकेट तो पक्का नहीं आएगा। मतलब क्या कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत, इन दोनों में क्रिकेट क्रिकेट बोलता है। लेकिन व्हाट अबाउट रग्बी? नहीं पता, पसंद हो सकती है, हाँ, नहीं हो सकती है, हाँ, तो क्वेश्चन पे देखा जाएगा। इफ आयरन मैन में लाइक, आयरन मैन में लाइक, में मतलब क्या? पसंद हो सकती है। Which of the following sports? If he does not like what Joker definitely likes, मतलब ये क्रॉस डेफिनेट है, बाकी ये तीनों सही हो सकते हैं। मतलब क्या कि because he likes football and rugby because he likes football and hockey does not mean that he hates rugby। मेरे कहने का ये मतलब है रग्बी भी पसंद हो सकती है, और हमने वही पूछा है कि क्या हो सकता है, what he may like. It means my answer is going to be football, hockey and rugby. Option D will be my answer. ठीक है। ओनली शब्द मुझे खटकता है, ठीक है, और दूसरा ये खटका कि आयरन मैन को रग्बी पसंद हो सकता है, तो ये शब्द और ये शब्द की बदौलत मैं रग्बी को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थॉर मे लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? अगेन माइट, माइट मतलब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। थॉर को हॉकी पक्का नहीं पसंद, गया। थॉर को रग्बी नहीं पसंद, पर रग्बी नहीं है, बाकी क्रिकेट भी पसंद हो सकता है, फुटबॉल भी पसंद हो सकता है। 2 आंसर ऑप्शन,
Hence I will write can't say. Please try to understand this question and the other question were different. ठीक है, उसमें हमारे को क्या मार्क करोगे आप? क्रिकेट मार्क करते तो भी सही हो क्योंकि माइट लाइक पूछा है, फुटबॉल मार्क करते तो भी सही हो क्योंकि माइट लाइक पूछा है. जब कभी भी दो आंसर पे आप सही होते हो तो मतलब मैं कांट से मार्क करूंगा. ठीक है, कांट से मार्क. इसमें आइदर और का तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए पक्का पक्का मैं कांट से मार्क करूंगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ ऑल फ्रेंड्स प्लान टू गो फॉर अ स्पोर्ट, मतलब वो कोई खेलना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको खेलना है, तो कौन सा स्पोर्ट होगा? ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा टाइपो मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे रग्बी होना चाहिए था. पता नहीं रोमांस कैसे स्पोर्ट कर दिया, रोमांस कब से स्पोर्ट हो गया. ठीक है, तो हाँ, तो अब पूछा ये गया है कि ऑफ ऑल फ्रेंड्स प्लान टू गो फॉर अ स्पोर्ट, देन विच स्पोर्ट इट कैन बी. ऑब्वियस सी बात है, आप वही स्पोर्ट के लिए जाओगे जो आपको सबको पसंद हो. ठीक है, तो क्रिकेट पक्का जोकर को पसंद है, फुट आयरन मैन को पसंद हो सकता है, हो सकता है. ठीक है, मुझे नहीं पता. ओके, व्हाट एल्स? फुटबॉल, फुटबॉल गया, हल्क को नहीं पसंद. हॉकी थोर को नहीं पसंद, हल्क को भी नहीं पसंद, रग्बी नहीं पसंद. अब मैं वही बोल रहा हूं, रादर देन फाइंडिंग एन आंसर, क्रॉस आउट जो किसी ना किसी को ना पसंद हो, क्योंकि पसंद तो बहुत कुछ हो सकता है, इसको तो चारों पसंद हो सकते हैं, ये हम जानते हैं. ठीक है, तो रादर देन दैट क्या ना पसंद है किसी को भी, उसको डिलीट मारो. जैसे फुटबॉल इसको ना पसंद है ना, तो गया फुटबॉल आउट. हॉकी इसको ना पसंद है ना, गया हॉकी आउट. रग्बी थोर को ना पसंद तो रग्बी भी आउट. मतलब माय आंसर इज क्रिकेट. ये लॉजिक अगर आप लगाते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा, राइट. चलिए अगेन, इसमें हमने क्या किया, हमने एलिमिनेट किया जो गलत है. तो जब आप गलत को एलिमिनेट करते हो, अपने आप सही आपके सामने उभर के बाहर आ जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ऑप्शन मुझे क्या मिला? क्रिकेट इज माय करेक्ट आंसर. इसमें आपको डाउट आ सकता है, पर सर यहां तो क्रिकेट लिखा नहीं है. हाँ, नहीं लिखा है, तो उसको पसंद हो सकता है ना, हो सकता है. ऐसा तो कोई बोलता नहीं इसको ना पसंद है. सेम में इसको भी फुटबॉल पसंद हो सकता है. तो मैंने जोकर की वजह से फुटबॉल कैंसिल नहीं किया, मैंने हल्क के वजह से फुटबॉल कैंसिल किया. पता चल रहा है? यस. अब ऑफ कोर्स इसके पीछे कॉमन लॉजिक ये है कि आप वही खेलोगे जो सबको पसंद हो. ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपको जबरन किसी दिन हॉकी खिलाते हैं, टेबल टेनिस खिलाते हैं, आपको पसंद ना हो, अरे तू सीख लेगा, खेल तो सही. पर इस क्वेश्चन में ये नहीं सोचना आपने को. चलिए, जो अब यहां से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मतलब क्या? अब जैसे आप 5 दोस्त हो, ठीक है, 5 दोस्त हो, आप सोच रहे हो चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो बढ़िया. तो आपके 5 दोस्त जैसे हो गए ए बी सी डी ई, ये क्या हो गया? आपके 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी, उसमें से आप एक हो. ठीक, अब लेट्स से बी की ना डी के साथ जमती नहीं है. ठीक है, तो बी क्या रिक्वेस्ट रेस करती है या करता है कि डी आएगी तो मैं नहीं आएंगी. ठीक है, या आएगा, वट एवर इट इज, राइट. सो इफ डी कम्स, बी विल नॉट कम फॉर द पिक्चर. अच्छा, सी और ई का कुछ सेटिंग है. ठीक है, सो सी विल से दैट इफ ई गोस ओनली देन आई विल गो. ठीक है, ऐसा कुछ सेटिंग हो सकता है. तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता. प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं. ठीक है, जैसे लेट्स एक बड़ी कंपनी है, वो प्लेसमेंट के लिए जा रही है, तो वो बोलती है एक एचआर मैनेजर चाहिए, एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, एक ऑपरेशंस मैनेजर चाहिए, एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए. ठीक है, और एक जनरल मैनेजर चाहिए. अब लेट्स से जनरल मैनेजर जो होता है वो मार्केटिंग भी देख रहा है, तो ऐसा बोलेगा कि मार्केटिंग या जनरल में से कोई भी एक जाएगा तो चलेगा, दो लोगों की जरूरत क्या है लाइफ में? नहीं है. इनफैक्ट जनरल मैनेजर एचआर का काम भी कर सकता है, तो इन दैट केस जनरल या एचआर में से कोई भी एक जाता है. चलो बढ़िया. लेकिन कंपनी ये सोचती है कि हम फाइनेंस और मार्केटिंग ये दोनों फील्ड के बच्चों को हायर करने वाले हैं. इन दैट केस कंडीशन इज दैट फाइनेंस एंड मार्केटिंग बोथ विल गो एंड दे हैव टू गो, क्योंकि उनकी टीम के लिए हायर करने जा रहे हैं. तो शायद ऑपरेशन जाए या ना जाए, दैट विल बी अ कॉल दैट विल बी टेकन लेटर ऑन. तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे सिनेरियो होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे बिकम रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर इन फ्यूचर लाइफ. जब तक एग्जाम की बात आती है तो एक छोटे से रूल्स हैं, उसको समझना होता है. कुछ छोटे रूल्स है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है. जैसे कि ये
इफ में एक ही आ जाता है, दो नहीं आता. इफ ए गोस देन बी गोस. ठीक है, इफ ए गोस देन बी विल गो, ऐसा, देन बी विल गो. जैसे कि क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. मैं मेरी बात करता हूँ, राइट. लेट्स से व्हेन आई वाज अ किड, छोटा था, एक 5-6 साल की उम्र का था, मुझे याद आ रहा है बहुत अच्छे से. सो आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे से 6 साल बड़े हैं. तो जब मैं छोटा था, मैं 6 साल का था, वो 12 साल के थे, और मुझे नीचे खेलने जाना था. ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे, तो मुंबई में थोड़ा ट्रैफिक का सीन होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. मतलब रोड पे भी गाड़ियां बहुत फास्ट वगैरह चलती है आजकल, तो हर शहर में, इंडिया में हर जगह ये सीन है. तो माई पेरेंट्स ऑलवेज यूज टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी. तो बोलते थे कि देख, अगर बड़ा भाई जाएगा ना तो तू जा पाएगा. ठीक है, बड़ा भाई जाएगा तो तू जा पाएगा. या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि अगर छोटा भाई जाएगा, छोटा भाई, पहले मैंने इसको बड़ा भाई लिया था, अब मैं इसको छोटा भाई बोल रहा हूं. छोटा भाई जाएगा ना तो बड़े भाई को जाना पड़ेगा. ये दोनों अलग अलग केस बनते हैं. ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व बोथ द केसेस वन बाय वन. लेट्स से मैं पहला दूसरा केस पहले लेता हूं कि इफ स्मॉल ब्रदर गोस देन बिग ब्रदर विल हैव टू गो. आई कैन नॉट गो ऑन माई ओन. छोटा भाई अकेला नहीं जा सकता. तो मैं बढ़िया, मतलब एकदम खुश रहता था हमेशा कि बड़ा भाई जाएगा तो मुझे जाने मिलेगा, या मुझे अगर जाना है तो बड़े भाई को मेरे साथ पक्का आना पड़ेगा. तो मैं सेफ भी महसूस करता था. ठीक है, तो दोपहर से ये सोच रहे हैं शाम को खेलने जाएंगे. लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा या आपने किया होगा, मुझे नहीं पता, पर बड़ा भाई अकेला चला जाता है. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इफ ए गोस देन बी विल गो, बट इफ ए डज नॉट गो, छोटा भाई नहीं गया, बड़ा भाई तो भी जा सकता है. दैट इज द केस दैट यू हैव टू कंसिडर इन ग्रुपिंग. ये पहला केस के इफ ए गोस देन बी विल पक्का गो, बी विल हैव टू गो. ठीक है, बट बी कैन गो ऑन हिज ओन ऑल्सो. बड़ा है ना, वो खुद से जा सकता है. तो ए गया तो भी पक्का जाएगा, ए नहीं गया तो भी जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता. ठीक है, दो केस मैंने बनाए, और दो केस भी बनते हैं कि अगर बड़ा गया है, ये फैक्ट है, बड़ा गया है तो छोटा जाएगा क्या? जरूरी नहीं है, वो नहीं भी जा सकता या जा भी सकता है. ठीक है, तो अगर बड़ा गया तो बड़ा अकेला भी जा सकता है पार्टी में. ठीक है, पार्टी में अपने दोस्तों के साथ चला गया, मेरे को नहीं लेके गया, राइट. अब अगेन मैं 12 साल के लिए बर्थडे पार्टी की बात कर रहा हूं. दूसरा, बड़ा नहीं गया है, ठीक है, तो छोटे का कोई चांस ही नहीं है जाने का. सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज. लेट्स से बी विल हैव टू गो, ऐसा. ठीक है, सो कंसिडर ए एस स्मॉल ब्रदर एंड बी एस बिग ब्रदर. सो इफ बिग ब्रदर डिड नॉट गो, ऑटोमेटिकली ए विल नॉट गो. तो मुझे डेफिनेट आंसर किधर मिल रहा है? मुझे एक डेफिनेट आंसर इधर मिल रहा है और एक डेफिनेट आंसर इधर मिल रहा है. दैट इफ ए गोस, इन दिस केस इफ ए गोस, बी विल हैव टू अकम्पनी, बी विल हैव टू अकम्पनी ए, बी को उसके साथ जाना पड़ेगा. दूसरा, अगर बी नहीं गया है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, बी नहीं जाएगा तो ए पक्का नहीं ही जाएगा. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और तरीके से सोचा जा सकता है. ठीक है, जैसे बारिश का आना और रोड का गीला होना. मतलब इफ इट रेन्स, रोड्स विल हैव टू गेट वेट. इफ इट रेन्स, रोड विल हैव टू गेट वेट. बारिश गिरेगी तो रास्ते गीले होंगे, ये फैक्ट है. अब देखो, बारिश गिरी, पक्का रास्ते गीले हुए. एक काम करते हैं, टिक क्रॉस को निकाल देते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा. ये लेफ्ट साइड का जो कॉलम है ना, ये गिवन कंडीशन है, ऐसा मान लो. लेफ्ट साइड का जो है वो गिवन कंडीशन है. अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, बारिश गिरी, बारिश गिरती है तो रोड्स पक्का गीले होंगे. ठीक है, बारिश नहीं गिरी, हाँ तो रोड्स गीले नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. मान लेते एक पानी का टैंकर गया और छलो छल था तो उभरा रहा था, तो पानी गिरते गया और रोड गीले हो गए. मान लेते हाइपोथेटिकली ऐसे 1200 कुत्ते चल रहे हैं और सबने रोड गीला कर दिया, तो कुत्ते कर लेते हैं, डॉग्स दे डू दैट, राइट. सो इफ इट डज नॉट रेन, आई कांट गारंटी दैट रोड्स विल गेट वेट और नो. रोड्स गीले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई दूसरे रीजन होते हैं. दूसरी बात, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रोड्स गीले हुए हैं, रोड्स गीले हुए हैं
तो क्या इसका मतलब बारिश आई? नहीं, जरूरी नहीं है, बारिश आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। सेम रीजन, पानी का टैंकर गया और उसने रोड गीला कर दिया, उसने रोड को गीला कर दिया। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रोड गीले नहीं हुए, रोड सूखे हुए, तो पक्का बारिश नहीं हुई है। ठीक है, रोड अगर सूखे हैं तो पक्का बारिश तो नहीं हुई है। ठीक है, हाँ आप बोल सकते हो पानी का टैंकर भी नहीं गया और कुत्ते भी नहीं गए, ठीक है वो तो अलग बात है, उसका तो पूछा ही नहीं था, हमें तो यही पूछा था इस केस में। तो अगर रोड सूखे है ना, मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट बारिश गारंटी के साथ नहीं हुए, क्योंकि रोड सूखे हैं। ठीक है, दिस बिकम्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ this particular statement. Again, similar you can say, talk about grouping part. There is another case which you have to consider. If, or you can say, A will go only if B goes. A will go only if B goes. सेम कंडीशन मिलेगी इसमें। ठीक है, ए गया तो बी पक्का गया होगा, तो ये को जाने मिलेगा। ए नहीं गया है, इसका मतलब बी तो भी जा सकता है। अगर बी नहीं गया है तो ए पक्का नहीं जाएगा, और अगर बी गया है तो आई कांट बी श्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अब अगला केस लेते हैं। तो ये पहला केस था। दूसरा केस लेते हैं, इफ ए गोस देन बी कैन गो, बी कैन गो। Now this becomes a little bit of different case. If A goes then B can go becomes a different case. कैसे? थोड़ा लॉजिक लगाने का। A गया तो ऐसा लिखा ना B can go, तो B जा भी सकता है, B नहीं भी जा सकता है। ठीक है, A नहीं गया तो पक्का B नहीं जाएगा, बिकॉज B को जाने का मौका कब मिलेगा? अगर A जाता। इस केस में क्या हो जाएगा? A आपका मान लो बड़ा भाई हो गया और बी आपका यंगर ब्रदर या स्मॉल लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ए अगर नहीं जाता, मतलब बड़ा नहीं जाएगा, तो छोटे को जाने को चांस मिलेगा ही नहीं। अब मैं बोलता हूं कि बी गया, बी कब जा सकता है? जब ए पक्का पक्का जाएगा, और अगर बी नहीं गया तो ए खुद ब खुद भी अपने आप जा सकता है। सो आई कांट बी श्योर। सो अगेन दिस बिकम्स द सेकेंड केस। ठीक है, जहां पे यू विल हैव टू वर्क आउट लॉजिकली टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। आखिरी केस क्या हो जाता है इस ऐसे सिनेरियो में कि आइदर ए और बी विल गो, आइदर ए और बी, आइदर ए और बी विल गो। मतलब जैसे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बोलूं तो मान लेते हैं आपको एक प्लानिटोरियम जाना है, प्लानिटेरियम साइंस प्रोजेक्ट के लिए जाना है। ठीक है, आप अभी 10 साल के हो मान लेते फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक यू बैक टू योर हिस्ट्री। ठीक है, आप खुद से तो जा नहीं सकते, तो आप क्या मम्मी डैडी के पास जाते हो, चलो लेके चलो। या आपको लेट से इमेजिका जाना है मुंबई में, तो आप अकेले तो जा नहीं सकते, तो आप जिद करते हो वेकेशन में जाना। तो क्या होगा? अब मम्मी डैडी दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक अपना काम सैक्रिफाइस करके आपके साथ जाएगा। ठीक है, दोनों की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए गया तो बी पक्का नहीं जाएगा। सेम वे अगर ए नहीं गया तो बी पक्का जाएगा, बी को जाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो जाएगा ही जाएगा, राइट। सेम वे अगर बी गया तो ए नहीं जाएगा, और अगर बी नहीं गया तो ए को जाना पड़ेगा। ये काफी सिंपल है कंपेयर टू द प्रीवियस टू, आइदर और केस बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, सो चलो ऑन दैट नोट ग्रुपिंग के क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लॉजिक की बात है, इजीली समझ में आ जाता है। चलिए, अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हो और ये वाला पार्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन फॉलोइंग दैट इंफॉर्मेशन। चलिए, अब अगर आपने वीडियो को रेज्यूम कर लिया है तो let's solve this, right? Now again my advice to you guys is how much time you should take. Ideally 8 minutes, 8 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। मैं तो बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आइडियली उससे जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, पर मैं हमेशा एक चीज ये बोल देता हूँ कि कुछ भी हो जाए 15 मिनट से ज्यादा मत करो, क्योंकि 15 मिनट हो गए और आप पूरा इधर गोल 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 घूम रहे हो और आपको आइडिया ही नहीं है, हवा ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो फालतू में टाइम वेस्ट है। वैसे आप 2 घंटे स्पेंड कर लो, अगर आपको आंसर आएगा ही नहीं, तो इतने टाइम में आप बहुत कुछ दूसरा पढ़ सकते हैं, राइट। सो माय एडवाइस इज ऑलवेज दैट मेक श्योर यू कीप अ अपर कैप, कि इससे ज्यादा अगर टाइम जाता है तो नहीं, मैं सॉल्यूशन देख लूंगा, अगली बार में मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी कि मुझे आए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर लेट से 10-12 मिनट हुए और आपका एक आध क्वेश्चन का आंसर आ गया है तो फटाफट 1-2 मिनट में दूसरे आ जाएंगे, ये मैं बता देता हूं। तो कभी कभी 15 मिनट हो गए और आपका एक आध क्वेश्चन निकल गया है तो चलेगा, 1-2 मिनट और ले लो और बाकी सॉल्व कर लो।
बट डोंट सिट ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और ईगो पे नहीं लेने का कि मेरे से क्यों नहीं आ रहा है। अरे आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A team of spy agents, oh interesting, will investigate a terror attack in Mumbai. Oh okay. Two groups of minimum 3 people will be sent for doing investigation. मतलब दो ग्रुप बनने वाले हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, 7 एजेंट है। ठीक है, 7 एजेंट है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या दौड़ने लगता है मैं आपके लिए बोर्ड पे स्क्रीन पे बताने वाला हूं। मेरे दिमाग में क्या सोचना चालू कर दिया इतना पढ़ते हुए, वाइल रीडिंग मेरे दिमाग ने ये सोचना क्या चालू कर दिया, 7 लोगों को डिवाइड करना है तो वो 6-1 5-2 4-3 3-4 2-5 1-6 इतने तरीके से हो सकता है। मैं लिखूंगा नहीं, ये मेरे दिमाग ने सोचना चालू कर दिया है। ऑफ कोर्स 7-0 तो नहीं हो सकता। अगर 7-0 या 0-7 रखते हो तो दूसरे ग्रुप में कोई लोग ही नहीं है। ठीक है, लॉजिकली ये नहीं हो सकता, पर हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ आए तो आगे देखा जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ लोग बता रहे, मैं समझ गया हूँ कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, पर जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया वो इसमें से कुछ चीजें बोल देंगे सर ये तो नहीं हो सकता। पर फिलहाल मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं सारे केसेस देखूंगा और फिर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक, तो देर आर 7 एजेंट्स PQRS TV हु विल गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। ओके, 2 ग्रुप्स ऑफ मिनिमम 3 people विल बी सेंट फॉर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 2 ग्रुप में मिनिमम 3 लोग तो चाहिए। मतलब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। मतलब क्या चलेगा, 4-3 या 3-4। ठीक है, तो जो मेरे दिमाग ने पहले सोचा था कि इतने केस बनेंगे, अब बहुत मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, इतने नहीं बनेंगे, या तो 3 आएंगे तो दूसरे में 4, या एक में 4 तो दूसरे में 3, ऐसा ही फॉर्मेशन बनने वाला है। इतना मेरे दिमाग में सोच दिया है, मैं पेन पेपर पे नहीं लिखूंगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ये आपको बताने के लिए मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। ईच एजेंट इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम ओरिजिन्स लाइक ब्रिटिश, अफ्रीकन, अमेरिकन एंड इंडियन। मतलब 4 अलग अलग जगह से लोग आए हैं। ठीक है, 7 लोग हैं तो कुछ रिपीट होगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। एवरी ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अमेरिकन एंड 1 इंडियन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो कैसा है, आजकल अमेरिका सुपर पावर है, सबको पता है, तो कहीं पे भी कुछ टेरर वगैरह अटैक होता है तो उसका ध्यान जाता है, उसको अपनी नाक डालनी है उसमें, ताकि टेरर इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, राइट। तो अमेरिका बोल देता है कि भाई नहीं, तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में मेरे को भरोसा नहीं है, तुम्हारे दोनों टीम में एक एक मेरा बंदा मेरे को चाहिए। ठीक है, आजकल इंडिया भी बड़ा बोलबाला है, अपन भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बोलते हैं और वो होता है। तो मोदी जी या जो भी अपने लेट्स से एग्जांपल पीएम है, उन्होंने लेट्स से फॉर एग्जांपल बोल दिया कि मेरे को भी मेरे जमीन पे अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो दोनों टीम में एक एक मेरा बंदा होना चाहिए, नहीं तो किसी को पैर रखने नहीं दूंगा जमीन पे, ऐसा उन्होंने मेरे को लगता है बोला होगा। तो दे हैव कम टू अ कंक्लूजन कि दोनों में एक एक जन आते हैं। पर ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से। ठीक है, अब क्या आगे तो नहीं पता, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। पहला स्टेटमेंट, पी एंड क्यू आर ब्रिटिश एंड दे कैन नॉट बी टूगेदर। अच्छा, पी एंड क्यू आर ब्रिटिश एंड दे कैन नॉट बी टूगेदर, ये कैन नॉट बी टूगेदर का क्या मतलब वो मालूम है, आइदर पी और क्यू विल बी इन वन ऑफ द टीम्स। ये मम्मी डैडी वाला सीन हो गया। ठीक है, कि इमेजिका में दोनों साथ में नहीं हो सकते, या तो मम्मी आएगी या तो पापा आएंगे। सेम वे ग्रुप 1 में या तो पी होगा या तो क्यू होगा। अब कहीं से शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं एक में पी लिख देता हूं जो कि ब्रिटिश है, दूसरे में क्यू लिख देता हूं जो कि ब्रिटिश है। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अगर लेबल आता है तो मैं पलट दूंगा कि भाई पी ग्रुप 1 में ऐसा अगर बोलते हैं तो ठीक है, क्यू ग्रुप 1 में ऐसा बोलते हैं तो ठीक है। फिलहाल पी क्यू क्यू पी कहीं तो एक शुरुआत मुझे करनी चाहिए, तो मैं करता हूं। अगला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, एसएनटीआर इंडियंस। बहुत कुछ खास इंफॉर्मेशन फिलहाल मेरे पास नहीं आती है, उस पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आर एंड वी कैन नॉट बी टूगेदर। ठीक है, आर एंड वी कैन नॉट बी टूगेदर से मुझे यह पता चलता है कि एक में आर होगा दूसरे में वी, एक में आर हुआ तो दूसरे में वी, या पहले में वी होगा तो दूसरे में आर होगा। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज मुझे लेनी चाहिए, लेकिन तुरंत मेरा ध्यान पॉइंट नंबर 4 पे भी जाता है कि वी एंड क्यू आर ऑलवेज इन द सेम ग्रुप। वो बोला था ना कुछ सेटिंग दो लोगों का, मैंने बताया था शुरुआत में, सेटिंग होता है तो वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो बढ़िया, जिस ग्रुप में आपका क्यू है उस ग्रुप में आपको वी को रख देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप से आर हट जाएगा और दूसरे ग्रुप में आर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये अब पक्का है कि अगर Q ग्रुप 2 में है तो V भी ग्रुप 2 में होगा और R को ग्रुप 1 में आना पड़ेगा। तो दूसरे इंफॉर्मेशन से मैंने एक केस को एलिमिनेट कर दिया। अब मैं जाता हूं ये इंडियन वाली इंफॉर्मेशन जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की हो जाती है।
इसलिए क्योंकि दोनों इंडियन है और एक एक इंडियन दोनों टीम में आने चाहिए। अब मैं सेम लॉजिक लगा के बोलता हूं, इधर एस होगा तो इधर टी आएगा, या इधर टी आएगा तो इधर एस को आना पड़ेगा। ये कंडीशन मुझे मिल रही है, ठीक है। अब कहां ऐसे कहां टी है मैं नहीं जानता, तो मैं उसको एज इट इज रहने देता हूं। आखिरी स्टेटमेंट, यू इज एन अमेरिकन, तो हमें इतना बता दिया गया है कि यू जो है वो अमेरिकन है। अब कौन बचा, अगर आप ध्यान दो तो बचा आपका पी आ गया, क्यू आ गया, आर एस टी यू वी, ठीक है, सारे ही आ गए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, सारे ही आ गए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अफ्रीकन अभी भी कोई मिला नहीं है, तो वो इन दोनों में से हमेशा कोई एक अफ्रीकन होगा, ठीक है। अब एक अफ्रीकन होगा तो दूसरा अमेरिकन ही होगा, एक अफ्रीकन होगा तो दूसरा अमेरिकन होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों टीम में एक एक अमेरिकन चाहिए। यू की अभी तक हमें टीम मिली नहीं है, यू की क्या टीम है मुझे नहीं मिली है, तो अगर यू ग्रुप 1 में हुआ तो इसको अमेरिकन बनना पड़ेगा, नहीं तो टीम ही नहीं बन पाएगी। दोनों टीम में एक एक अमेरिकन चाहिए, ये ब्रिटेन है, ये दोनों में से जो भी आएगा वो इंडियन होगा, तो ग्रुप 2 का अमेरिकन किधर जाएगा, अगर यू को इधर रखता हूं तो ऑटोमेटिकली आर अफ्रीकन बन जाएगा और यू वी आपका बनेगा अमेरिकन, ठीक है। साइमल्टेनियसली लेट्स से, मतलब अगर ये एक्सप्लेन करूं साइमल्टेनियसली मैं कि यू इस टीम में आता है, कौन सी वाली, दूसरी टीम में आता है यू, ठीक है। अगर यू दूसरी टीम में आता है तो इस टीम का अमेरिकन मिल गया, तो दूसरे टीम में इसको ही अमेरिकन बनना पड़ेगा, तो ये अपने आप अफ्रीकन आएगा, क्योंकि कोई तो अफ्रीकन होना चाहिए, ठीक है। सो यू जिस किसी टीम में आएगा वो बंदा अफ्रीकन होगा आरबी में से, और दूसरा बंदा आपका अमेरिकन होगा। पर बहुत सारे केस बनेंगे तो मैं इसको फिलहाल खुला छोड़ रहा हूं, जरूरत नहीं है हम इतने सारे केस बनाए, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये तो खाली समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना हमने कर दिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। तो इफ यू इज इन सेम ग्रुप एज क्यू, यू इज इन सेम ग्रुप एज क्यू, अब इफ आया है ना, तो ये कंडीशन है जो कि एक्स्ट्रा मिली है हमें इस सवाल में। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यू को उस ग्रुप में रखने की ट्राई मतलब रख ही डालोगे आप, तो चलो यू को मैंने रख दिया। अब मैं जानता हूं यू मेरा अमेरिकन है, ठीक है। आर मस्ट बी एजेंट ऑफ विच ओरिजिन, आप समझ रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने यही बात करी थी कि आर कहां से आएगा। अब अगर यू अमेरिकन है, इस ग्रुप में किसी को तो अमेरिकन बनना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आर विल बी अमेरिकन, क्योंकि ये ब्रिटेन है, इन दोनों में से जो कोई भी आएगा वो इंडियन ही होगा, और अगर इसमें 4 लोग मिल गए हैं तो इसमें 3 लोग तो आने पड़ेंगे, सो ऑटोमेटिकली आर इज अमेरिकन। अगर यहाँ पे वी भी पूछ लेते आपको तो आप वी बता सकते थे कि वी विल बी अफ्रीकन, क्योंकि किसी को तो अफ्रीकन होना पड़ेगा, somebody will have to become an African, right? So my answer at least to this question will be American, ठीक है। R is American, hence I will mark answer option B। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि U Q के साथ आया सिर्फ इस सवाल के लिए, तो ये गलती मत करना कि अगले सवाल में U को इधर ही डाल दो, अगले सवाल में देखा जाएगा, जैसा सवाल वैसा उसको ट्रीट किया जाएगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये 6 लोग ऐसे फिट करने हैं हमें, बस यू हमेशा लटकता रहेगा, ये मैं जानता हूं, और एस टी भी वैसे तो लटकते ही हैं, एस इधर तो टी इधर, टी इधर तो एस उधर, वाइस वर्सा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। एस कैनॉट बी इन द सेम ग्रुप एज यू, एस कैनॉट बी इन द सेम ग्रुप एज यू। अब यू का ही ग्रुप नहीं मालूम मुझे यू का ही ग्रुप नहीं मालूम, देन हु मस्ट ऑलवेज बी इन द सेम ग्रुप एज एस। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तरीका आम जिंदगी वो क्या होती है कि आप एस को बिठाओ, यू को कहीं एक जगह बिठाओ, फिर यू को अगर इधर बिठाया तो एस इधर आएगा, फिर कोई और उधर जाएगा। दूसरा केस लोगे, यू को इधर बिठाओगे और एस को उधर बिठाओगे, आपको दोनों केस में सेम आंसर मिलेगा, मैं बहुत श्योर हूं। पर ये लंबा जाता है, ये आम जिंदगी है। अब मैं आपको बताता हूं मेंटोस जिंदगी कैसे शॉर्टकट किया जा सकता है, ठीक है। बॉलीवुड देखते हो, पिक्चरें देखते हो, मैंने तो बहुत देखी है, ठीक है। उसमें एक स्टेटमेंट मैंने तो बहुत बार सुना भी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये सब जानते ही हैं, राइट। देखो जरा, इस लॉजिक को लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा विदाउट इवन ड्रॉइंग दिस, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं एस और टी एक ग्रुप में कभी भी नहीं आ सकते, मतलब दुश्मन हो गए एक दूसरे के, ऐसा फिलहाल सोच लो,
जस्ट अजम्पशन, एस और टी दुश्मन हो गए। अब एस कैन नॉट बी इन सेम ग्रुप एज यू ऑल्सो, तो एस जो है वो आपका यू के साथ भी दुश्मनावट रखता है, सेम ग्रुप में नहीं आ सकता। ऑटोमेटिकली इन दोनों को सेम ग्रुप में आना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एस टी और यू को सेम ग्रुप में आना पड़ेगा। और यही पूछा है, हु मस्ट बी इन द सेम ग्रुप एज यू, टी, इट हैज टू बी यू, आंसर इज टी, दैट्स माय आंसर। व्हाट इज द लॉजिक दैट आई यूज्ड, सिंस टी एंड एस एक ग्रुप में नहीं आ सकते और एस और यू भी एक ग्रुप में नहीं आ सकते, तो टी और यू को एक ग्रुप में आना पड़ेगा, विदाउट इवन टेकिंग सो मेनी केसेस, जस्ट बाय वन स्टेटमेंट, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो भी नहीं पसंद, तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस, बहुत सिंपल सी बात। मेरा इसके साथ झगड़ा है, मेरा इसके साथ झगड़ा है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो चलो बढ़िया, ऑन दैट नोट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ आर इज अफ्रीकन। अब आप जानते हो आर अफ्रीकन कब बनता है, ठीक है। आर अगर अफ्रीकन बन गया तो क्या होगा, ठीक है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हु कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप एज आर, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं, हालांकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि आर अफ्रीकन बनेगा तो इस ग्रुप में एक अमेरिकन को आना पड़ेगा, तो इस ग्रुप में यू को पक्का आना पड़ेगा, ठीक है। तो पी उसके साथ ग्रुप में आएगा, यू उसके साथ ग्रुप में आएगा, एस तो लटक रहा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पर क्यू नहीं आएगा, ठीक है। ये कर सकते थे इतना लंबा सोच के, पर मैं बोलता हूं इतना लंबा सोचने की क्या जरूरत है, आप एक बार ऑप्शन पे नजर तो मारो, पी और आर सेम ग्रुप, मतलब कांट बी माय आंसर। यू आई डोंट नो, so let me keep a question mark. S again I don't know, let me keep a question mark. Whatever it is, we have already found out that R and Q are in opposite group, तो this has to be my answer. तो क्यों मैं इसकी मगजमारी पैदा करूं और फालतू में टाइम वेस्ट करूं, अगर मेरे बनी बनाई इंफॉर्मेशन से आंसर निकल सकता है तो निकाल लेना चाहिए, फालतू में वो बोलते हैं ना दौड़ नहीं बनवानु, ठीक है। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करવો જોઈએ આપણે અહીંયા, આપણને ખબર છે looking at the given question, अगर हम जानते हैं सीधा सीधा મળી રહ્યું છે આપણને કે R અને Q સેમ ગ્રુપમાં ક્યારે પણ નહીં આવી શકે, R and Q cannot be in the same group ever, wherever you put you does not make a difference, then why will I waste a lot of time over here, ठीक है। hence in this case C becomes my obvious answer, C मतलब ऑप्शन Q will become my obvious answer। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रुपिंग वाले, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन में कैसा है कि क्वेश्चन आपके सामने है, इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है, ट्राई टू गिव 5-7 मिनट, ये क्वेश्चन में 5 मिनट में अगर आपको आंसर आना है तो आ जाएगा, नहीं तो उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। अधिकतर आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आने वाले हैं वो ऐसे इजी वाले ही निकलेंगे, ये डिफिकल्ट नहीं है, बस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बस वो थोड़ा थका देता है, तो वो ध्यान रखने का कि बस आप पढ़ने की हैबिट से वंचित ना रह जाओ, तो आप थकोगे नहीं और आंसर बहुत फटाफट आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। दो कलेक्टर रमेश एंड रीमा, काय के कलेक्टर नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ, कभी भी लॉजिक में ना वर्ड्स पे फंसने का नहीं, अगर आपको कुछ नहीं पता तो लॉजिक वाले इस ऐसे क्वेश्चन में बोलने का क्या होगा, कुछ तो एनालिटिकल रीजनिंग का होगा। ये कलेक्टर नहीं होते फोटोग्राफर होते तो भी फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। फोटोग्राफर नहीं होते डॉक्टर होते तो भी कोई लॉजिक में फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। फोटोग्राफर होते तो फोटो के प्रिंट्स होते, डॉक्टर होते तो एक्सरे के प्रिंट्स होते, पता चल रहा है, ठीक है। टीचर्स होते तो वो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के प्रिंट आउट्स होते, कुछ भी हो सकता है, सो दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, तो टेंशन नहीं लेने का। रमेश एंड रीमा ईच सिलेक्ट अ नंबर ऑफ फैब्रिक प्रिंट्स, तो अब ये पता चल रहा है हमें कि फैब्रिक के कपड़े के प्रिंट्स हैं, तो ठीक है वो फैशन डिजाइनर होंगे शायद, ठीक है। फ्रॉम 7 प्रिंट्स TUVWXYZ, ठीक। नो प्रिंट कैन नॉट बी इन बोथ ग्रुप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जो दो प्रिंट है वो दोनों ग्रुप में एक साथ नहीं हो सकते, तो साथ ही प्रिंट है, तो या रमेश सिलेक्ट कर लेगा या रीमा सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला है सिलेक्शंस आर मेड बाय रमेश एंड रीमा बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशंस। अब पहला कंडीशन क्या बोलता है, इफ रमेश इज इन रीमा ग्रुप डब्ल्यू मस्ट बी, सॉरी रमेश यू इज इन रमेश ग्रुप देन डब्ल्यू मस्ट बी इन रीमास ग्रुप। अब इफ से चालू होता है ना, तो वही है कि छोटा भाई जाएगा तो बड़ा भाई जा पाएगा, और ये जाएगा तो वो जाएगा, तो व्हाट इफ ये नहीं जाएगा, तो आप जानते हो हमने केसेस देख लिए थे, बहुत सारे केस बनते हैं, तो फालतू में फिलहाल उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिलहाल उस पर ध्यान देंगे जो ठोस इंफॉर्मेशन है, पक्की है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन जो मुझे सीधी मिलती है स्टेप नंबर 3 से। तो पहले मैंने दो ग्रुप बना दिए रमेश और रीमा,
अब मैं स्टेप नंबर 3 देखता हूं तो टी एंड जेड कैन नॉट बी इन सेम ग्रुप। ये पक्की पक्की इंफॉर्मेशन है। तो टी इधर तो जेड उधर, जेड इधर तो टी उधर, ये हम जानते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो पक्का मिलता है वो है स्टेटमेंट नंबर 4। क्या है वो? W यहाँ पे तो Y उधर, Y इधर तो W उधर, दे ऑल्सो कैन नॉट बी इन द सेम ग्रुप। ठीक। और प्रिंट हैज टू बी सिलेक्टेड बाय ईदर रमेश और रीमा। मतलब ये क्या है कि कोई भी प्रिंट छोड़ नहीं देनी चाहिए। और प्रिंट हैज टू बी सिलेक्टेड बाय ईदर रमेश और रीमा। तो ये दो ही लोग हैं जो सिलेक्ट करेंगे और ये दोनों में साथों साथ प्रिंट का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। अब अगेन यू इधर आएगा तो डब्ल्यू उधर जाएगा, डब्ल्यू उधर आएगा। इतना टाइम वेस्ट अभी नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, इसको टाइम बचाने की तरकीब माना जाता है। इफ रीमा हैज ओनली 2 प्रिंट्स विच आर दोज। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, ये दो तो है। अब ऐसा बोला गया है कि रीमा के पास सिर्फ 2 ही प्रिंट है, रीमा के पास सिर्फ 2 प्रिंट है। तो वो कौन सी 2 प्रिंट होगी? इन दोनों में से कोई एक होगी। ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन पे देखा तो W तो आया पर X नहीं आया। अब अगर मान लेते रीमा के पास X होती तो ZT में से एक तो आना पड़ेगा, बिकॉज अगर रीमा के पास W और X होती तो बाकी सारी रमेश के पास आ जाती। क्या क्या आता? Y आता। क्या क्या अपने प्रिंट से? T U V W X Y Z, ये 7 प्रिंट थे। ठीक है, अब मैं अगर ये अज्यूम करता हूं कि ये मेरा आंसर है, अगर ये मेरा आंसर है तो W रीमा के पास गई, X रीमा के पास गई, तो बाकी सारी इनके पास आ जाएगी। अब देखो T और Z सेम ग्रुप में आ गया तो ये नहीं चलेगा, तो ये उड़ गया। सेम वे X Z भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर X और Z हमने रीमा को दे दी, X और Z, तो क्या हो जाएगा आपका W Y एक साथ आ जाएंगे रीमा के पास, रमेश के पास, वो भी नहीं चलेगा, W Y को भी अलग अलग होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपका जो आंसर है ना वो इन 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब या तो वो ZW, या तो वो ZY, या तो TW, या तो TY। वो मुझे किधर दिखा? एक ही ऑप्शन में दिखा। ये मेरे तीनों ऑप्शन देखते ही गलत हो गए। तो जो 2 इफ वाली कंडीशन थी उस पे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मेरा आंसर आ गया। समझ रहे हो? ऑप्शंस आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर। हमेशा ध्यान में रखना, ऑप्शन से भी आंसर निकाला जा सकता है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस आई कैन वेरी वेल से दैट माय ऑप्शन A and C are eliminated and also D will be eliminated. So clearly my answer option is WZ. That is answer option B becomes my answer. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन वो कंडीशन लेके आता है और हम सब जानते हैं कि ये कंडीशन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। अगर रिपीट करवानी होगी तो वो लोग रिपीट करेंगे, आप टेंशन मत लो, बस सिर्फ इसके लिए ध्यान दो। तो क्या 2 ग्रुप बनाए? 2 ग्रुप बनाए। हमने बोलता है कि इफ U एंड X बोथ बिलोंग टू रमेश, तो U और X को रमेश को दे दिया। अब उस कंडीशन पे चलते हैं कि अगर U रमेश के पास है तो रीमा के पास W आएगा। ठीक है, अगर X रमेश के पास है तो रीमा के पास Z आएगा। तो ये 2 रीमा के पक्का पक्का मुझे मिल गए। ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर W एक ग्रुप में जाता है तो Y को दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैड रिटन। इट मींस Y हैज टू बी इन रमेश's ग्रुप। सेम वे अगर Z रीमा के ग्रुप में आ जाता है तो T को रमेश के ग्रुप में आना ही पड़ेगा। अब 7 में से हमें 6 तो मिल गए, अब बचा 1। ठीक है, सो T U V बच गया अपना। अब V कहां जा सकता है? एक्चुअली स्पीकिंग V कहीं पे भी जा सकता है। V इधर भी आ सकता है और V इधर भी आ सकता है। मैं श्योर नहीं हूं V कहां पे जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोलता है? तो कांट से मार्क कर दे? नहीं, कांट से मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है रीमा विल हैव एटलीस्ट हाउ मेनी प्रिंट्स। तो केस 1 अगर V इधर आया तो रीमा विल हैव 2 प्रिंट्स। केस 2 अगर V इधर आया तो रीमा विल हैव 3 प्रिंट्स। दोनों ही सूरत में एटलीस्ट 2 तो रीमा के पास है। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो है, मतलब माय आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 2। एटलीस्ट 2 आई एम श्योर रीमा विल हैव। 2 से ज्यादा होगी मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ U एंड X आर इन रमेश ग्रुप, तो ये सेम कंडीशन उन्होंने फिर से दे दी। तो हम जानते हैं U और X को रमेश के ग्रुप में रख दो। जैसे U रमेश के ग्रुप में जाएगा तो आपके W को रीमा के ग्रुप में जाना पड़ेगा, X रमेश के ग्रुप में आएगा तो Z को रीमा के ग्रुप में जाना पड़ेगा। और
द मोमेंट y आपका रीमा के ग्रुप में आएगा तो सॉरी w रीमा के ग्रुप में जाएगा तो y को रमेश के ग्रुप में आना पड़ेगा, बिकॉज w और y साथ में नहीं आ सकते। सेम वे अगर z अगर रीमा के ग्रुप में जाएगा तो t को भी रमेश के ग्रुप में आना पड़ेगा। बचा कौन? बचा फिर से v। क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। रीमा है सिलेक्टेड ओनली 3 प्रिंट्स, रीमा का 2 मिल गया। तीसरा देना पड़ेगा 6 प्रिंट मिल गए आपको 7 में से, मतलब जो बचा हुआ आपका वी है उसको रीमा के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि रीमा ने 3 सिलेक्ट किए हैं तो तीसरा वी ही होगा। अब ये कौन से 3 प्रिंट है? WZV, WZV, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन ए इज माय आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिकम्स माय आंसर वेरी क्लियरली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन दोनों ही आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की ट्राई कर लो। चलिए तो अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, वीडियो को कंटिन्यू कर लिया है, तो चलो सॉल्व करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में कितना टाइम लेना चाहिए? अब मेरे हिसाब से 8 से 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में, 15 भी लग सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगेन वही मेरा पॉइंट है कि 15 मिनट से ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हो तो शायद आप कुछ गड़बड़ करो, और अगर आपको कुछ भी आंसर नहीं आया, हाँ 15 मिनट के बाद अगर आपको कुछ आंसर आ गए तो दिक्कत नहीं है, तो आप 2-3 मिनट और लेके सब बाकी के आंसर्स निकाल सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन में मेरे लॉजिक का सबसे फेवरेट रूल यूज होता है, टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड एलिमिनेट द रॉन्ग वंस। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी देख लो, ठीक है, और जो गलत है उनको हटाओ। देखो यार रियल लाइफ में भी तो आप यही करते हो। मान लेते कि आपको 4 लड़कों ने प्रपोज किया है, आप लड़की हो, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स राइट नाउ, और अगर आपको 4 लड़कों ने प्रपोज किया है तो आप सबकी बात सुनोगे और फिर डिसाइड करोगे कि यार ये तो मतलब बहुत बुरी आदत है इसकी, ये सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो इसको कैंसिल मार दो। दूसरा लड़का, ये तो एकदम अय्याश है 1 नंबर का, इसकी ऑलरेडी 5 गर्लफ्रेंड रही है तो कैंसिल मार दो। तीसरा लड़का ये ठीक ठाक है, सोचा जा सकता है। चौथा लड़का, ये भी ठीक ठाक है। तो फिर आप 2 में से सोचते हो। सेम थिंग फॉर बॉयज ऑल्सो, अगर आपको 4 लड़कियां पसंद है तो आप चारों को देखोगे, ठीक है। 4 लड़कियों ने अगर आपको प्रपोज किया है तो आप उनको ऑप्शंस को इवेल्युएट करोगे, ठीक है। सेम थिंग दिस अप्लाइज टू बोथ द जेंडर्स, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 गर्ल्स A B C D E and 4 boys P Q R S are nominated for participation in रोडीज। ठीक है, तो ऐसे रोडीज बोलता हूं मैं, इट्स नॉट द टीवी शो, पॉपुलर टीवी शो, स्पेलिंग अलग है। तो यस, आउट ऑफ दिस 5 मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड टू गो फॉर द फाइनल राउंड। ठीक है, चलो तो ये 5 लड़के और 5 लड़कियां और 4 लड़के, 9 लोग में से आपके 5 लोग फाइनल राउंड में आगे बढ़ने वाले। अच्छा, उसमें भी एक तरीका दिया गया है कि 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है और 2 लड़कों का ग्रुप बनाना है। तो 2 लड़कों का ग्रुप बनेगा और 3 लड़कियों का ग्रुप बनेगा, ऐसा ही विभाजन होगा। ठीक है, तो लड़कियां कितनी? 5, लड़के कितने? 5। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मैं ऐसा बोलता हूं क्योंकि ये नंबर छोटे हैं ना, ABCD, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका सीखो। जैसे क्या? 5 में से 3 सिलेक्ट करनी है हमें, तो क्या करोगे? ए को रखोगे, बी को भी रखोगे, और तीसरा एक एक करके सब ट्राई मारोगे, तो सी, फिर ए बी डी, फिर ए बी ई, हो गया। आखिरी स्टेप, ए बी फिक्स कर दिया, सी डी ई। ठीक है, अगला ए के साथ सी को फिक्स करो, अब बी गया है तो ए सी बी लिखोगे तो ये और ये सेम हो जाएगा, तो नहीं करने का, रिवर्स नहीं जाने का। ए सी फिक्स कर दिया, अब क्या बचेगा? ए सी डी, ए सी ई, हो गया, 2 ही बनते हैं। अब ए के साथ मैंने डी को फिक्स कर दिया, तो ए डी ई एक ही बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, तो ए के साथ ई रखोगे तो अब तो कोई है ही नहीं, तो ए का सारा खत्म हो गया। अब क्या होगा? बी, तो बी सी रख दिया, बी ए नहीं लेंगे, उल्टा नहीं जाने का, बी सी, बी सी के साथ डी आएगा और बी सी के साथ ई आएगा, फिर बी डी के साथ ई आ जाएगा और ये हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या बचेगा? सी डी। ठीक है, बस सारे कॉम्बिनेशन आगे लड़कियों के, लड़कियों के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। इसमें से ही ग्रुप बनेगा, इसमें से जो गलत होंगे ना उसको हम एक एक करके काटते जाएंगे।
कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी गलतियां आप इसमें नहीं करोगे। ये 5 थे तो ये करना इजी था, मैं अग्री करता हूँ, दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। लड़कों के लिए क्या हो जाएगा, 2 ही है, तो पी क्यू, पी आर, पी एस, क्यू आर, क्यू एस, आर एस। तो पहले पी को फिक्स किया, क्यू आर एस ले लिया, फिर क्यू को फिक्स किया, आर एस ले लिया, और आर के लिए एक ही बचता है, तो पी क्यू आर एस ऑर्डर में ही जाते जाने का, पी क्यू, पी आर, पी एस, फिर क्यू, ठीक है। सो अगेन टीम ऐसी ही बनती है, सारे कॉम्बिनेशन ऐसे ही मिलते हैं, कैसे, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू, पी आर, पी एस, फिर पी चला गया तो क्यू आर, क्यू एस, क्यू चला गया, आर एस, मिल गया अपने को 6 टीम, 1 2 3 4 5 और 6, 6 टीम हमें मिल गई है। तो लड़कों की 6 टीम बन सकती है और लड़कियों की 10 टीम बन सकती है। तो ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, सारे 10 के 10 इसमें आ गए, 4 के 4 इधर भी आ गए। अब कंडीशन को देखेंगे और एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, ए विल नॉट गो इफ सी इज सिलेक्टेड। मतलब क्या, अगर आप सी को रखते हो तो ए नहीं जाएगा। इसका बहुत सिंपल आउटकम निकाल लो, लाइफ इजी हो जाती है। ए सी साथ में नहीं चाहिए मेरे को, ए और सी साथ में नहीं चाहिए, तो जिधर जिधर ए सी मिलता है ना उसको कट करो। तो जहां से सी है तो उसको हमने निकाल दिया। कहां से निकलेगा सी, पहले उसमें देख रहे हो ए बी सी, तो इफ सी इज सिलेक्टेड, ए कांट बी सिलेक्टेड, तो वो कट जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला कटना चाहिए। और कौन सा कटना चाहिए, ये भी जाना चाहिए और ये भी जाना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, ठीक है, कि अगर सी को सिलेक्ट करोगे आप तो ए को नहीं हो सकता। तो ये 3 मैंने उड़ा दी है, तो ये 3 मेरे ऑप्शन सीधे उड़ जाते हैं। अगली ऐसी वाली कंडीशन पकड़ते हैं, क्या है वो, बी विल गो ओनली इफ ई सिलेक्टेड। अब मैंने ये क्यों पकड़ी, क्योंकि पहले मैं लड़कियों की साइड वाला पूरा पूरा सॉल्व कर देना चाहता हूँ, फिर मैं लड़कों की साइड पे जाऊंगा। तो ये गर्ल्स साइड है, ये बॉयज साइड है, ये गर्ल बॉय मिक्स है तीसरा वाला, तो उसको छोड़ दिया जाएगा फिलहाल। चौथे में दोनों गर्ल्स है, हाँ, तो वो कंडीशन पिक करने की। तो क्या है, बी विल गो ओनली इफ ई इज सिलेक्टेड, मतलब बी और ई साथ में होंगे। मतलब क्या, हमेशा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर बी विदाउट ई नहीं चलेगा। बी विल गो ओनली इफ ई सिलेक्टेड, बी जाएगा सिर्फ और सिर्फ ई अगर गया तो। मतलब ऐसा बी जहां पे ई नहीं है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये, इसमें बी है पर ई नहीं है, जैसे कि ये, इसमें भी है पर ई नहीं है, ठीक है। अब शायद आप डाउट करोगे सर इसका क्या करूं, इसमें ई है पर बी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट करूं, नहीं, ये एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि अगेन बी छोटा भाई जाएगा सिर्फ और सिर्फ ई जाएगा तो, बड़ा भाई जाएगा तो ही छोटा भाई जाएगा, पर बड़ा भाई अपने आप जा सकता है, ठीक है। तो पहले मैंने वो कंडीशन एलिमिनेट करूंगा जिसमें छोटा भाई जाता है बड़े भाई के बगैर, वो नहीं हो सकता। इसलिए आप इन दोनों को कट कर दो, ए बी डी और बी सी डी, ठीक है। इतने अपने एलिमिनेट हो गए। अब आगे भी क्या है, लड़का लड़की मिक्स कंडीशन और बाद में लड़का। तो लड़कियों की प्रॉपर कंडीशन सारी हमने कंसिडर कर ली। अब लड़कों की प्रॉपर कंडीशन पे चलो, मतलब पॉइंट नंबर 2, P will go only if Q is selected. सेम थिंग, P जाएगा सिर्फ और सिर्फ Q जाएगा तो, नहीं तो P नहीं जाएगा। मतलब वो सारे P जिसमें Q नहीं है, P with someone else will be eliminated। मतलब ये और ये एलिमिनेट कर दो, ये नहीं जा सकते, ये उड़ गया, ठीक है। चलो, Q will not go if R does, मतलब क्यू नहीं जाएगा अगर आर जाएगा तो। इसका बहुत सिंपल उदाहरण है, क्यू आर साथ में नहीं जा सकते, सिंपल आउटकम है ना, क्यू आर साथ में नहीं जा सकते, बहुत सिंपल से, ठीक है। क्यू अकेला जा सकता है, हाँ, आर अकेला जा सकता है, फिलहाल तो हाँ, मतलब तीसरा ये वाला भी आउट हो गया। अब वो कंडीशन पे जाते हैं, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये भी कर लिया। अब जो बचे हैं मिक्स कंडीशन, उस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले लड़कियों को कंडीशन सॉल्व कर दी, फिर लड़कों की कंडीशन सॉल्व कर दी, अब मिक्स कंडीशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ई एंड पी कैन नॉट गो टुगेदर, मतलब ई और पी साथ में नहीं आ सकते। अब ना
थोड़ी अपनी आंखें खुली रखो तो आपको देखो कितनी बढ़िया चीज दिख रही है। लड़कियों की सारी कॉम्बिनेशन जितनी भी अभी पॉसिबल है सब में ई श्योर है, मतलब यू कैन नॉट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ गर्ल्स विदाउट ई। जितने भी थे सब में कुछ ना कुछ रीजन से आउट हो गए, मतलब ई तो पक्का जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये कंडीशन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है उसको ध्यान दूं तो आपका पी कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस जो हमने अभी तक कंसिडर किए उसको ध्यान में रखूं तो पी आपका जा ही नहीं सकता। तो पी वाले सारे निकाल दो, एक ही बचा है तो वो भी आपका आउट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस प्लेस दिस ऑल्सो गोज आउट। तो ये कंडीशन भी हमने इस्तेमाल कर दी। आखिरी कंडीशन बचती है, वो क्या है, डी एंड बी आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग विथ एस एन आर रेस्पेक्टिवली। का क्या मतलब होता है, डी एस के साथ नहीं जाएगा और बी वो आर के साथ नहीं जाएगा। सेम लॉजिक, लड़कों की जितनी कंडीशन है उसमें दोनों में एस आएगा ही आएगा। आप कुछ भी कर लो, दो केस जो बचे हैं, नहीं तो लड़के ही नहीं जाएंगे, वो तो हो नहीं सकता, दो लड़के तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वो क्यूएस होगा या तो आरएस होगा। दोनों ही सूरत में आपको एस को तो भेजना पड़ेगा, मतलब आप डी को नहीं भेजोगे, आपको एस को भेजना पड़ेगा, मतलब आप डी को नहीं भेजोगे। इसका क्या मतलब हुआ कि लड़कियों की जो बची खुची कंडीशंस थी उसमें जहां जहां डी है उसको निकाल बार करो। तो अब आपके उड़ गए ये तीन जो मैंने अभी सर्कल कर रखे हैं, ये तीन भी उड़ गए, ये भी हमने ले लिया, इसको भी हटाओ। आखिरी केस क्या बचता है, बी जाएगा तो आर नहीं जा पाएगा। अब बाकी बचे लड़कियों के कॉम्बिनेशन क्या थे, ए बी ई बी सी, दोनों में भी आता ही आता है, मतलब बी को तो पक्का भेजना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आर आउट हो जाएगा, मतलब कि ये वाला आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी हमने इस्तेमाल कर दी है। तो अब बचा क्या, अब अगर थोड़ा स्लाइड को साफ कर दूं तो बचा लड़कियों के दो कॉम्बिनेशन ए बी ई और बी सी ई। लड़कियों की दो तरीके से टीम बन सकती है और लड़कों की एक ही टीम बन सकती है क्यूएस, बाकी कोई लड़का जा ही नहीं सकता। तो पहला तरीका हो जाएगा ए बी ई क्यू एस, दूसरा बी सी ई क्यू एस। इन टोटल सिर्फ दो केस बचते हैं। ठीक है, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको, आपने सब कुछ देख लिया है, अब आप गलत जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। यू ट्राइड एवरी पॉसिबिलिटीज। आपने शुरुआत करी थी 10 into 6, लेट मी टेल यू, शुरुआत में 60 पॉसिबिलिटीज थी, 10 इनके 6 इनके, 60 तरीकों से आप भेज सकते थे। आपने सारी कंडीशन देखी और आपने 58 जैसे तैसे करके निकाल दिए, बचे खाली दो। बचे दो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 58 निकाल दिए, बाकी हमने तो 58 थोड़ी निक चेक किए थे, हमने तो बढ़िया ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक का इस्तेमाल किया था। खैर क्या है वो उसकी जानने की जरूरत भी नहीं है, इतना समझ में आ गया, दैट इज इनफ फॉर यू गाइस टू सॉल्व दिस। ठीक है, सो द टू पॉसिबिलिटीज आर ए बी ई क्यू एस, बी सी ई क्यू एस। बस इसके दम पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पॉसिबल, वी जस्ट फाउंड आउट 2, ए बी ई क्यू एस बी सी ई क्यू एस, आंसर बी 2। देख रहे हो, हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया सॉल्व करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन कितना फटाफट निकला। आगे, who among the following will necessarily be not be the part of the team। तो पहले दो टीम क्या थी वो बना दो, ए बी ई क्यू एस बी सी क्यू एस। दोनों में बी आता है क्या, बी आता है, ठीक है। क्यू भी आता है क्या, क्यू आता है, तो ये आएगा। बी और ई दोनों आते हैं क्या, हाँ दोनों में बी और ई दिख रहे हैं मुझे, तो आएंगे, तो ये भी आएगा। अगला क्या है, ए सी, ए इसमें आता है और सी इसमें आता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, विल नेसेसरीली बी नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। तो एक केस में ए आया, दूसरे में सी आया, तो नॉट पार्ट ऑफ द टीम नहीं होगा, मतलब जैसे तैसे करके पार्ट तो बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं डीपी की बात करूं, डीपी ना तो इसमें है ना तो इसमें है, मतलब दिस इज माय आंसर, कि जितने भी मर्जी केस बना लो डीपी तो नहीं ही आएंगे। तो आपको यही पूछा है, नॉट बी अ पार्ट ऑफ, तो क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़ा तो आप डेफिनेटली डी मार्क करोगे और वो आपका आंसर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए इज इन 5 मेंबर टीम, मतलब क्या, आपको ये केस लेना है। अब आप इस केस को भूल जाओ कुछ देर तक इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ, ई इज अ पार्ट ऑफ, बी इज अ पार्ट ऑफ, पी आर नॉट अ पार्ट ऑफ, क्यू इज अ पार्ट ऑफ। तो पी नॉट अ पार्ट, अगेन नॉट अ पार्ट पूछा है, ठीक है। तो प्लीज घाई मत करना, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ना। इज अ पार्ट या नॉट अ पार्ट, मतलब वो टीम में आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछा गया। इस केस में पूछा है नहीं आएगा, तो पी बिकम्स माय आंसर। देखो कितना इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विल नेसेसरीली बी अ पार्ट ऑफ 5 मेंबर टीम फाइनली फॉर्म्ड कीपिंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स इन माइंड, मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए कौन से दो लोग हैं जो हमेशा आएंगे। देख लो, बी है, बी ए में क्या है, ए ये केस में आएगा लेकिन ये केस में नहीं आएगा, तो ये दोनों ही। अब आपको पूछा है कि हमेशा आएंगे, हमेशा आएंगे, मतलब इन दोनों का एक्चुअली कॉमन। तो कॉमन क्या है, बी कॉमन है, ई कॉमन है, क्यू कॉमन है, एस कॉमन है। ये चार में से कोई भी दो मेरे आंसर बन सकते थे, हालांकि ये मेरा आंसर है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए सी, अगेन डी भी तो कुछ भी कर लो आता ही नहीं है। ए सी का वही प्रॉब्लम है, एक बार आएगा एक बार नहीं आएगा। कल को मैं ऑप्शन चेंज करके ऐसे लिखूंगा तो भी चलेगा, तो ये नहीं लूंगा, ऐसे लिखूंगा। मैं क्यू ई भी लिख सकता हूँ, मैं बी क्यू भी लिख सकता हूँ, और मैं एस क्यू भी लिख सकता हूँ। मैं, और क्या बचता है, बी क्यू, बी एस, बी ई, बी तो है ही अपना आंसर। बहुत सारे ऑप्शन आपके इसमें से बन सकते हैं, चार में से कोई भी दो, छह केस आपके बनेंगे। कौन सा बच गया, बी एस, बी एस भी मेरा आंसर हो सकता है। तो ये छह में से कोई भी एक मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो, फिलहाल इस केस में बीई इज माय करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज प्रेजेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम ग्रुपिंग के क्वेश्चंस को एंड करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी एक बार फिर से देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, खास करके वो इफ ए बी वाला लॉजिक, ठीक है। तो उसको ठीक से देखना एंड सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा और जम के पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।